हाँ जी बाजी। जी, सभी साथियों को वंदे मातरम। तो सामान्य प्रसव की जो ऑनलाइन शिविर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने अपने अनुभव साझे करना। जैसे पूनम दीदी के साथ इतने सालों से जो उनकी इस सामान्य प्रसव के काम को लेकर यात्रा रही है, कैसे कैसे अच्छे बुरे अनुभव उनके साथ हुए वो साझा करेंगे। और जितना अभी पीछे 3 दिन में 4 दिन में हमारे साथियों ने जो सीखा उसको लेकर, और अगर किसी और भी ज्ञानी और अनुभवी साथी के पास इस कार्य को लेके इससे संबंधित जो भी कुछ अनुभव होगा वो आज उसी पे चर्चा होगी, ताकि हम सभी के ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो इसी के साथ मैं पूनम दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के सेशन को शुरू करें। जी पूनम दीदी। वंदे मातरम सभी को। जय हिंद, जय भारत। तो आज किसी वजह से मैं जसप्रीत भैया और हम सब थोड़ा गए थे, एक नया प्रोग्राम शुरू किया तो इसीलिए हम बाहर गए थे, तो मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं सबसे ये कहूंगी जिसका जो जो अनुभव हुआ है या जिसने आज तक अभी तक 3-4 दिन में जो मेरी क्लास में सीखा है, तो वो मुझे बता सकते हैं कि हमने आपसे ये सीख लिया है, हमें इतनी बातों का पता लग गया है, वो मुझे बताएं। और जो नहीं कुछ समझ में आया तो उसके बारे में भी बताएं। और कुछ जो मैंने अपनी लाइफ में शुरू से लेके अब तक का सफर जो मैंने किया है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या थी और मैंने कहाँ तक के स्ट्रगल करके ही ये सब कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह थी और आपको तो फिर भी थोड़ा बहुत आता होगा। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, जो आज मैंने इतना कुछ सीखा है वो मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले सब आप शुरू करिए, फिर मैं शुरू करती हूँ। हरजिंदर शुरू करो। जी दीदी, आप पहले बताएंगे आपका पूरा जो सफर है तो उसके बारे में, उसके बाद हम पूछेंगे सवाल। ऐसा अच्छा लगेगा। पहले आप ही बता दीजिए। ठीक है। जी तो देखिए, जब मैं अनमैरिड थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। और मेरी जो मैरिज है वो 94 में हुई है। 94 में जब मेरी शादी, मैं इस लाइन में मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं स्पोर्ट्स लाइन में थी। मुझे ये था कि या तो मुझे आर्मी में जाना है या फिर मुझे स्पोर्ट्स के बेस पे आर्मी में जाना है या स्पोर्ट्स के बेस से ही मुझे रेलवे ज्वाइन करना है। 94 में तब आर्मी में लड़कियों को नहीं रखते थे, तो मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट भी रह चुकी थी, उसमें एज ए उसमें सार्जेंट भी रह चुकी थी। लेकिन मेरे सपने वहां पर तो खत्म ही हो गए कि मैं आर्मी में जा सकूंगी। लेकिन मैं एक उसके साथ में एक अच्छी प्लेयर भी थी, कैडेट के साथ में एक अच्छी प्लेयर भी थी। मैं नेशनल खेल चुकी हूँ, 10-12 नेशनल मैंने ऑलरेडी खेल चुके हैं चंडीगढ़ से। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होगी तो मेरे साथ ये आगे मेरी लाइन ही चेंज हो जाएगी। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे यही बोला गया कि तुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपनी नई लाइफ शुरू करनी पड़ेगी, जो हमारा काम है तुझे वो काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें संस्कार ऐसे मिले हुए थे कि जहाँ मम्मी पापा ने शादी कर दी, जहाँ हमें बांध दिया, हम वही संस्कार लेकर के वहां पर वैसा ही बन जाते थे कि नहीं, हम अगर यहाँ पे शादी करके आए तो हमें इनके रंग में ढलना है, ना कि हमने अपने मायके वालों के रंग में ढालना है इनको, या हमने अपने रंग में ढालना है। ऐसा कुछ नहीं, हमने उनके रंग में ढलना था। तो मेरे जो मम्मी थे, मेरे मदर इन लॉ, वो ये काम करते थे। वो ये काम आगे उनकी ननद थे, जो मेरी बुआ सास थी, वो काम करते थे। आगे मम्मी ने उनसे सीखा, आगे मम्मी से मैंने सीखा। इसके अब ये जो पीढ़ी आ रही है, ये तीसरी पीढ़ी आ रही है। तो मेरे बुआ सास, फिर मेरी मम्मी सास, और अब मैं आ रही हूँ। तो मुझे कुछ नहीं आता था, जो कुछ भी सीखा मैंने मम्मी से घर पर ही सीखा। मैंने 18 साल तक मम्मी के साथ ही प्रैक्टिस की। डेली जब भी कोई केस आना तो मम्मी ने मुझे दिखाना, देख अब केस आया है, इसको ऐसे चेक करना है, इसको ये करना है, इसको वो सारा A to Z मुझे सिखाया मम्मी ने। तब हमारे एरिया में कोई कोर्स इंस्टीट्यूट नहीं खुला था कि जहाँ पर कि मैं कोर्स कर सकूं। लेकिन जब 18 साल का मेरा बेटा +2 में हो गया, तो तब हमारे शहर में, भवानीगढ़ में
एक इंस्टीट्यूट खुला, रहबर इंस्टीट्यूट खुला। फिर मैंने मम्मी बोलते कि अब तुझे मैं यहाँ पे एडमिशन करवा देती हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, भी जॉब तो करनी नहीं है, तो जस्ट हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरी वहाँ पे एडमिशन हुई, तो फिर मैंने वहाँ से एएनएम किया। कुछ मैंने थ्योरी मैंने वहाँ से सारी सीखी और प्रैक्टिकल मैंने अपने मम्मी से सीखा। मैंने 2010 में 2009 में मैंने एडमिशन ली थी और 12 में मेरा पूरा कंप्लीट बिल्कुल हो गया था। उसके बाद जब कभी मम्मी बाहर जाते होते थे और पीछे मैं होती थी, तो मुझे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता था। पीछे से कोई डिलीवरी केस आता तो वो मम्मी को पूछते, तो उनको पता था कि मैं मम्मी के साथ हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ, कि जब भी कोई केस आ रहा तो उनको चेक करना, उनको देखना, उनको बिठाना, सारा करना। तो उनको पता होता था, जब मैं उनको चेक करती थी तो वो आराम से मुझसे करवा लेती थी। और कई बार इमरजेंसी आती डिलीवरी, तो उनको मैं ही करती। फर्स्ट टाइम जब मेरे पास डिलीवरी आई तो मम्मी, तब मेरा कोर्स भी नहीं किया हुआ था, मुझे अब सन तो याद नहीं है, आई थिंक होगा 96, 96 या 7, ऐसा ही कुछ था। तो 96 में और 7 में मैंने जब डिलीवरी केस आया तो मम्मी मेरी शादी में गए, तो पीछे से डिलीवरी केस आ गया और मैं डरी हुई, क्योंकि मैंने कभी अकेले डिलीवरी नहीं की थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम उस लेडी की, और वो मान गई कि ठीक है तुम खड़े होते हो, हमने उनसे भी करवानी और तुमसे भी, बात एक ही है। जब मैंने डिलीवरी की बहुत डरी हुई, और इस तरीके से मैंने की ना कि मेरे हाथ कांप रहे थे। बेबी बेबी आ रहा है बाहर और मेरे हाथ कांप रहे हैं, जोर जोर से मेरे हाथ कांप रहे हैं, और मैं बेबी को डिलीवर करवा रही हूँ, और पहले मैं चेक कर रही हूँ तब भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब पूरा टाइम आ गया, अब मैं मन में सोच रही हूँ कि हाय मम्मी आ जाए, मम्मी आ जाए, वो ही आके करे। लेकिन भगवान चाहता था कि ये खुद करे तभी ये कुछ कर पाएगी, अगर मम्मी आगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही मैंने डिलीवरी की, अच्छे से डिलीवरी कर दी जैसे मम्मी करते थे, बिना ऑपरेशन के, बिना ग्लूकोज लगाए, बिना टीके के, सब कुछ वैसे ही जब मैंने डिलीवरी की तो बहुत अच्छे से डिलीवरी हुई। उसके बाद सिर्फ पेशेंटा निकलनी रह गई थी, तो इतने में मम्मी आ गए। जैसे ही मम्मी आए मैंने वहीं पे ही अपना केस छोड़ दिया, मम्मी आ गए, अब मम्मी केस ये इसको संभालेंगे। तो मम्मी आए तो देखा मैंने डिलीवरी कर चुकी थी और उसकी पेशेंटा बीच में ही थी अभी। तो फिर मम्मी ने मुझे खुद कहा, कहते मैं खड़ी हूँ, तू इसकी पेशेंट अभी की भी डिलीवरी कर। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे कर, फिर मैंने उसकी पेशेंट की उसकी डिलीवरी भी की अच्छे से, फिर किया। तो उस दिन से लेकर के आज तक मैं अकेले करने में माहिर हो गई। जब भी मम्मी खड़े होते थे, बेटा अब तू ये डिलीवरी करेगी तो ही तुझे पता लगेगा, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तू कर। उनके हौसले से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। जब भी आज भी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, मेरी सास थे वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और उन्हीं के नाम से आज मेरा जो क्लिनिक है उन्हीं के नाम से ही चल रहा है, विद्या आयुर्वेदिक क्लिनिक। ये उन्हीं का ही नाम है, और सारी जिंदगी जब तक हैं हम, या आगे बच्चे भी ये काम करेंगे, तो उन्हीं का नाम ही चलेगा लॉन्ग लाइफ। उनका नाम, मेरा नाम नहीं चलेगा, उन्हीं का नाम चलेगा, क्योंकि वही मेरे गुण करता है, उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है। और मेरे पास ऐसे ऐसे कई बारी केस आ जाते हैं कि कई बारी मैं भी नर्वस हो जाती हूँ कि अब मैं इस डिलीवरी को कैसे हैंडल कर सकूंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बंदा ना, पसीने निकलने लग जाते हैं, लेकिन मन में सच्ची लगन हो, विश्वास हो, और हमें किसी का भला करना हो, तो भगवान साक्षात खड़े होकर के हमारी मदद करते हैं। और ऐसे ऐसे केस अड़े हुए जिसको हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि तेरी हड्डी छोटी है, इसका सर्जरी नहीं होगा, तो वो केस भी मैंने भगवान का नाम लेकर के बड़े आराम से वो केस किया। और इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है कि इसको हम हवा बना लेते हैं, हई हम कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। बस इसमें एक ये है कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जितनी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम निखरेंगे, उतना ही हमारा हाथ खुलेगा। क्योंकि केस एक तरह के नहीं होते हैं कि एक तरह के ही बच्चा पैदा हो जाता है, नहीं, केस बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। पुट्ठे केस भी किए हैं कई बार, ब्रीच ब्रीच जिसको बोलते हैं, पुट्ठा बच्चा, वो केस भी मैंने किए हैं। लेकिन वो केस मैंने सिर्फ 2-3 ही किए हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम है बहुत खराब चल रहा है। अगर कोई मान लो बच्चा फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, तो जो पेशेंट है ना, वो
हुज्जुम मचा लेते हैं कि आपने केस खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो हमें हमें लगता है कि हम कर लेंगे, जैसे कि 2 किलो तक के बेबी जो होते हैं ब्रीच, वो बड़े अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन अगर 2.5-3 किलो का बेबी है तो कभी भी रिस्क मत लेना। 3 किलो के बेबी में तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि उसका सिर कई बार हैवी हो जाता है और कई बार फंस भी सकता है। बकेट बाहर निकल जाएगी, हिप तो पैर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसका सिर अड़ जाता है। बड़ों बड़ों से भी गलती हो जाती है, इसीलिए जब भी मैं आपको अभी भी सिखाऊंगी तो आपको यही कहूंगी कि पुट्ठे बच्चे का केस जो हैवी हो उसका कभी मत लेना। मैं भी जवाब दे देती हूँ कि बहुत कोशिश करते हैं कि आप कर दो, हमें आपके ऊपर विश्वास है, बट मैं नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से किसी का कुछ नुकसान हो। इससे अच्छा है कि थोड़ा खा लो, किसी को जवाब दे दो। तो वो बात ठीक है। सजीरियन भी हो जाता उनका तो कोई बात नहीं, उनको ये बोल देती हूँ कि अगर तुम्हारा आपसे सजीरियन हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट आपकी डिलीवरी होगी वो मैं नॉर्मल कर दूंगी, बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं बिल्कुल ही नॉर्मल कर देती हूँ। और मैंने मेरी मम्मा थी जो सासू माँ, उनकी डेथ हुई थी 2012 में। उसके बाद मैंने बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट डिलीवरी की है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई मेरे साथ नहीं होता था, बिल्कुल अकेली। आज भी डिलीवरी करती हूँ तो हेल्पर रखी हुई है मैंने, वो कई बार चली जाती है, होती नहीं है या आती नहीं है, तो मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ। मैं होती हूँ और मेरा पेशेंट होता है। कई बार कोई रिलेटिव भी होते हैं तो उनको साथ में मैं खड़ी करके फिर डिलीवरी करती हूँ। कभी मैं, मेरा ये एक होता है कि जब भी पेशेंट के साथ कोई उनका रिलेटिव आया है, जैसे कोई मदर आई है, सास आई है, या ननद आई है, बहन है, कोई भी है, तो डिलीवरी के टाइम मैं उनको अपने पास में खड़ा करती हूँ, भी वो देखें कि मैंने कैसे डिलीवरी करवाई है। कोई उनको छोटा ऑपरेशन नहीं किया, कोई कट नहीं लगाया है, कोई ग्लूकोज नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, ताकि इनको भी पता चले कि ऐसी डिलीवरी अब नहीं होती है जो हम मैंने उनको करके दी है। तो मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि ईमानदारी से, हमेशा इस काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने पेशे के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान साथ देगा ही देगा। अब मैंने आपको बताना था मैंने बता दिया। अब आप लोग अपनी बात शेयर कर सकते हैं मुझसे। बस इतना ही, थोड़ा सा और होता तो बढ़िया। कुछ और जैसे घर में कौन कौन है, ऐसी कोई अच्छा, जानकारी, ठीक या है, कितने केसेस, कोई किस्सा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अभी मैंने एक पीछे डिलीवरी की थी। वो डिलीवरी थी हमारे पटियाला की। पटियाला से आगे एक और जगह पड़ती है, वहां की थी। वो पहले मेरे को आकर के चेक करवा गए। 2 केस हैं वहां के, मैं आपको दोनों का किस्सा बताती हूँ। पहले तो वो आकर के मेरे को दिखा गए जब उनको 9th मंथ लगा। मैंने उनको बोल दिया कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपका 1 महीना आराम से निकलेगा। अभी 1 महीने तक आपके कोई कुछ नहीं होगा, पूरा 9th मंथ लेकर के फिर आपकी डिलीवरी होगी। तो वो चले गए। जब उनको 9th मंथ पूरे हो गए तो उनको थोड़े थोड़े पेन शुरू हुए। उनको ये लगा कि मैडम ने तो बोल दिया कि बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो मैडम के पास क्या जाना, जितना मैडम ने कहा था कि इतना टाइम निकल गया तो हम किसी और के पास चल जाते हैं। तो वो हमारे ही शहर में आकर के भवानीगढ़ में एक और हॉस्पिटल है, वो वहां पर चले गए। पटियाले में तो लड़की के ससुराल थे और भवानीगढ़ में कोई आगे और पिंड है, वहां पे उसके मायके थे, तो उसके मायके वाले उसको कहीं और ले गए। वहां पे उसको सारा दिन रखा, पेन हो रहे उसके थोड़े थोड़े, सारा दिन रखा। रात को उसको 11 बजे जवाब दे दिया, कहते भी इसका सजीरियन होगा। बच्चे ने अंदर ही पोटी कर दी है, दर्द बढ़ नहीं रहे हैं और बच्चानी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो उनमें से फिर एक बंदा रात को 11 बजे मेरे पास आए, कहते जी ऐसे ऐसे करके वो ऐसे है, भी आप क्या करोगे। मैंने कहा मुझे तो पता लग गया था कि आप उसको यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन मुझे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ मर्जी जाओ, क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया था कि वो ऐसे ऐसे करके जिसको आपने टाइम दिया था वो वहां पर खान हॉस्पिटल में दाखिल है।
तो बड़ी मिन्नतें, मैंने उनको जवाब दे दिया, मैंने कहा मैं किसी का केस खराब किया हुआ मैं नहीं करूंगी। कल के अगर बच्चे को कुछ होता है तो आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे, खराब उन्होंने किया और आप मेरे पीछे पड़ जाओगे। मैंने कहा आप मुझे पहले लिख के दो कि अगर आपका कोई नुकसान होता है तो उसकी मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, जहां से आप आए हो वो जिम्मेदार है। कहते कोई ना जी, हम आपको लिख के भी दे देंगे, लेकिन अभी आप हमारा केस सॉल्व कर दो, आप हमारे बच्चे को संभाल लो। उन्होंने तो बड़ा ऑपरेशन लिख दिया और बड़ा ऑपरेशन हमने करवाना नहीं है। जब वो मेरे पास लेकर के आए, मैंने कहा चलो ठीक है आप ले आइए। रात को 11 बजे जब लेकर आए तो मैंने जब देखा, मैंने कहा अभी इसके बेबी नहीं होगा, इसका बेबी होगा सुबह 9-10 बजे से पहले नहीं होगा, इतने मैंने टाइम दे दिया, इतने बजे तक होगा। और अगर आपने मुझे रात में कहा कि इसके दर्द बढ़ रहे हैं कुछ हो रहे हैं, मैं अपने मुताबिक चलूंगी, मैंने आप लोगों के मुताबिक नहीं चलना। आप मुझे ये मत कहना कि उसके दर्द हो रहे हैं, आप ही देख लो। क्योंकि मैं पेशेंट के बुलाने से नहीं जाती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने इतनी देर बाद पेशेंट को चेक करना है, तो बिना बुलाए ही मैं अपने आप जाकर के पेशेंट को चेक करती होती हूँ। तो जब मैंने उसको चेक करा तो ना तो उसकी पोटी निकली हुई थी, ना ही उसकी यूट्रस थी कि जो खुल नहीं रही थी, यूट्रस भी उसकी 2-3 इंच खुली हुई थी। और कोई उसके कुछ भी डिस्चार्ज फालतू का नहीं था, जो कि उसको डराया गया था कि तेरी पोटी निकल चुकी है बच्चे की और बच्चे को खतरा है। दूसरे दिन उसकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक उसकी डिलीवरी। और ऐसा ही एक केस और किया था, जो रजिंद्रा हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया था। हमारे पटियाला में रजिंद्रा हॉस्पिटल मशहूर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पेशेंट को बोला कि इसकी हड्डी छोटी है। उसके बाद वो मेरे पास आ गए चेक करवाने कि मैडम इसको देखो कि हड्डी छोटी बोला और इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं, बट हम नॉर्मल चाहते हैं। जब मैंने चेक किया मैंने कहा नहीं, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई हड्डी छोटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बट अभी इसके 1 हफ्ता निकलेगा, हफ्ते बाद इसकी पेन शुरू होंगे, अभी नहीं होंगे। तो वो चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने 2 जगह, उनको ये लगा कि शायद मैडम ने वैसे ही ना कह दिया हो हमें भी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो फिर कहीं और गए, पातड़ा एक हमारे यहाँ पे है, वो शहर है वो भी। फिर वो वहां पर गए, उन्होंने भी यही बात की कि हड्डी छोटी है, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। उसके बाद फिर एक और हॉस्पिटल गए, वहां पे भी मीन के 3 हॉस्पिटल उन्होंने चेंज किए, तीनों ने ही यही जवाब दिया कि हड्डी छोटी है, बड़ा ऑपरेशन होगा। जब उसके थोड़े थोड़े पेन शुरू हुए मेरे पास आए, तो जब मैंने उसको देखा मैंने कहा इसका रात को, आधी रात तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है मैडम आप गारंटी लेते हो? मैंने कहा मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकती। अगर इसको दर्द उठेंगे ये मत सोचना कि कहना कि मैडम इसके दर्द हो रहे हैं आप जल्दी करो, आप टीका लगाओ, आप ये करो, आप वो करो, मैं अपने हिसाब से केस करूंगी, मुझे बीच में मत टोकना। कहते ठीक है मैडम। जितना टाइम दिया मैंने उतने बजे ही उनके बेटा हुआ, आधी रात को, बिल्कुल ही नॉर्मल। और एक तीसरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। एक पेशेंट नाभे का है, हमारे 30, ये यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, नाभा शहर है। वहाँ का एक पेशेंट था मेरा जिसके 2 ऑपरेशन हुए हुए थे। वो मेरे पास आए, उसके पहले 2 बेटियां थी, 2 ऑपरेशन थी, दोनों ही हुई हुई थी। तो उन्होंने, वो चाहते थे कि हमारे 2 बेटियां तो हमारी नॉर्मल हो जाए, अगर तीसरा चाहे कुछ भी होता है तो हमें नॉर्मल हो जाए। मेरे पास आए तो क्योंकि उसकी जो छोटी बेटी थी, बड़ी बेटी 13 साल की थी, छोटी बेटी उसकी 6 साल की थी। तो क्योंकि 6 साल में और 13 साल में गैप होने की वजह से जो उन्होंने कट डाला होता है, पेट काट करके जो कट डाला होता है, तो उसको पता नहीं लगता है क्योंकि थोड़ा वो भर जाता है। जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे नहीं पता लगा कि इसके 2 ऑपरेशन हुए हुए हैं। मुझे तो सिर्फ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक ही बताया था कि पहले इसका सर्जरी हुआ है, हमने दूसरी नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। मैंने कहा ठीक है अभी मैं कर दूंगी। और उसका भी बेबी सारा 9वां, मैंने उनको बोला 8वें महीने में मेरे पास आई, मैंने बोला नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जब उसके सारा 9वां महीना लग गया, थोड़े थोड़े उसके पेन हो रहे थे, तो 2-3 बारी मुझे दिखा कि मेरे पेन हो रहे हैं, हट जाते हैं हट जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, जब मैंने नॉर्मल कहा है ना तो नॉर्मल ही करूंगी मैं। मेरे करने का होता तो मैं हाथ दबाती हूँ, अगर मेरे करने का नहीं होता तो मैं जवाब दे देती हूँ। मैं बीच में नहीं लटकाती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ कि केस खराब करके तो मैं कहूँ कि हाँ जी आप हाथ ले जाओ, मुझसे नहीं होगा।
ऐसा मेरा काम नहीं है। तो उसको जब थोड़े थोड़े पेन थे, मुझे लगा कि डायलेशन शुरू हो रही है, तो मैंने उसके थोड़े अपने आयुर्वेदिक तरीके से उसके दर्द मैंने तेज किए। जब तेज हुए तो वो बहुत अच्छे से दर्द लेती रही। उसके रात को सारी रात निकल गई। सुबह मुझे लगता है 5-6 के बजे उसकी डिलीवरी बिल्कुल ठीक ठाक हुई। तो उसकी तीसरी भी बेटी, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक हुई। तो उन्होंने मुझे यही कहा था, हमारी ठीक ठाक बेटी होगी कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आगे चौथा चांस तो ले सकते हैं। लेकिन फिर मुझे किसी थर्ड पर्सन ने बोला कि मैडम आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ये इनके तो 2 ऑपरेशन वाले केस थे, जो आपने तीसरा नॉर्मल कर दिया, ये आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो, जो बात अनजाने में हुई तो अच्छी बात है ना, इससे मेरा भी मुझे भी ये हो गया कि मैंने अनजाने में जो काम किया, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि 2 ऑपरेशन जिसके पहले हुए उसकी तीसरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने मुझे आपके 2 ऑपरेशन हुए हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा ये तो चलो मैंने अनजाने में ये काम आपका कर दिया, पता नहीं परमात्मा ने मेरे साथ खड़े थे, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे नहीं पता था, अनजाने में मैंने अच्छा काम किया। मैंने कहा अगर बाई चांस कोई कुछ गलत हो जाता तो आप तो मुझे ही ब्लेम करते ना। तो कहते हैं हाँ ऐसे हमसे ये गलती हुई है, लेकिन चलो आगे के लिए आपने हमारा भला कर दिया। तो मैंने कहा चलो इसमें मेरी भी अच्छी बात है कि मैंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया पहली बारी। मुझे लगता है शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा। मेरी ये सोच है कि शायद हो सकता होते भी हो, लेकिन जहां तक मैं आपको बता रही कि हो सकता है कि 2 ऑपरेशन के बाद किसी ने किसी की नॉर्मल डिलीवरी की। अभी अभी फिर उसको होगी है, प्रेगनेंसी होगी है। अभी मेरे पास हफ्ता पहले फोन आया था कि मैडम हमें प्रेगनेंसी हो गई है, क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया तो ठीक है, इसको रखिए, क्या आपका कोई अच्छी चीज हो। तो वो जब भी मेरे पास आएगी तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, सबकी बारी वीडियो बनाऊंगी, तो फिर मैं आप सबको वो अपने मुंह से जो कुछ बताएगी वो आप सुनना। ये मेरा आपसे वादा है, वो खुद आप लोगों को बताएगी उसके साथ क्या हुआ था और उसकी कैसे मैंने डिलीवरी की। ये मैंने आपको जो 3 केस है, ये बड़े डिफिकल्ट केस थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी हरजिंदर, और बहुत कुछ भी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी मैं म्यूट हटा रहा हूँ, तो सब लोग अनम्यूट जिसको करना है कर सकते हैं। सवाल है या कोई बात रखनी है जैसे। नमस्ते दीदी। सबसे पहले नमस्ते। तो आपने जो भी बातें बताई वो सब अ, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद आपसे बढ़िया कोई डॉक्टर हो नहीं सकता है, जो कि आपने इतने अच्छे नॉर्मल डिलीवरी कराए। और आपके हाँ घर के जी। जो भी आपने बातें बताई कि आपकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो जो आपकी क्या बोलते बुआ सास और मम्मी सास जो थे वो कितने सालों से ये सब काम कर रहे थे? देखिए, मैंने बुआ सास को तो देखा नहीं था, हाँ लेकिन जो मेरे मम्मी थे उन्होंने भी अपनी शादी के बाद ही शुरू किया था। जी जी। और हाँ जी। आप एक दिन में कितने पेशेंट चेक करती है? ऐसे माना तो नहीं जा सकता, कभी कम कभी ज्यादा हो सकते हैं, वैसे भी आप वैसे हाँ बता जी, पता सकते हैं? जी देखिए, केस मेरे गिनती के केस आते हैं, मेरे ये नहीं कि भी एक दिन में, क्योंकि मेरे हमारे घर के साथ ही थोड़ी दूरी पर हॉस्पिटल है, सिविल हाँ हॉस्पिटल है। हाँ तो हमारे पंजाब में जो डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, हाँ। सजीरियन के पैसे भी मिलते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के भी पैसे मिलते हैं। तो जी। जिन लोगों ने पैसों का उससे जाना होता है तो वो तो चले जाते हैं हॉस्पिटल में। हम्म। ठीक है। और जिनको ये होता है कि हमने हॉस्पिटल के गेड़े नहीं काटने हैं, हमें नॉर्मल डिलीवरी प्राइवेट ही करवानी है, और जो जो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो वो चाहे उनको जहां मर्जी हो वो मेरे पास ही आते हैं। तो एक महीने में कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी 3 भी, और कभी 5 भी आ जाते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। और आप वैसे तो पूछना नहीं चाहिए आने के बाद ही, लेकिन हम अभी सवाल चल रहे हैं, तो आप एक डिलीवरी नॉर्मल कराने के कितने पैसे लेते हैं? जी मैं 15 लेती हूँ, क्योंकि जी मैं जी। बाहर से कुछ नहीं मंगाती हूँ, जो कुछ भी होता है सब मेरा होता है। कोई मैं
बेड का किराया नहीं लेती हूँ, कोई मैं रूम का किराया नहीं लेती हूँ, गैस सिलेंडर रूम सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। इवन कि मैं पेशेंट के लिए, कुछ पेशेंट गरीब आ जाते हैं तो उनके लिए चाय पत्ती वगैरह, जो कुछ मीठा वगैरह, मैं सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रखती हूँ, ताकि कई बार अपनी तरफ से खाना भी देना पड़ जाता है, दूध भी देना पड़ जाता है, तो मैं कभी उनको मना नहीं करती हूँ। तो गरीब अमीर देख के ही करती हूँ। कोई गरीब है तो उनसे पहले ही कहती हूँ कि आप मुझे कितना दे सकते हो, मेरी इतनी फीस है, आप मुझे कितना दे सकते हो। तो वो बोलते कि हम इतना कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलती ठीक है कोई बात नहीं। अगर जो देने वाला होता है तो वो उनसे उतना ले लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने जो भी बात की। आज तक आपने कितनी डिलीवरी कराई आज तक ऐसे ही? जी देखिए, जो मम्मी के बाद मैंने की है ना, वो अभी तक मैंने काउंटिंग तो नहीं की, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मुझे 200 तक मैंने डिलीवरी करवा चुकी हूँ। जी 200 बच्चों को आपने जीवन दान दिया है नॉर्मल डिलीवरी से, बहुत ही अच्छी बात है। और जी जी, हाँ जी। बात है कि आप जो है, आपने कहा था कि विश्वरूप डॉक्टर जी की जो DRP डाइट है वही आप जारी रखिए, लेकिन आप डिलीवरी के बाद डाइट क्या देती हैं खाने डिलीवरी में? के बाद तो देखिए, वो गर्म चीजों का देना जरूरी होता है, जैसे कि गुड़ में, कई तो लेडीज होती हैं वो गुड़ में जवैन, सूंड, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके वो बना करके देती हैं, ताकि अंदर से सारी सफाई हो सके गर्भाशय की। और कई ये होता है कि जैसे हलवा जो होता है ना, हम हलवा बोलते हैं, तो उसकी लपसी सी पतली पतली सी दूध में दूध पा के, और हल्दी, जीरे का तड़का, अजवाइन का तड़का, ये सब लगा के ना 4-5 दिन वही देते हैं, ताकि गर्भाशय अंदर से अच्छे से साफ हो जाए। और गर्म चीजें, उसको तस्वीर गर्म होती है ताकि उसको अंदर अच्छे से, अगर कोई इंजरी वगैरह अंदर हुई है, हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला हरीरा बना करके उसको देते हैं, ताकि अंदर सब ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जब बच्चा बाहर आता है तो काफी मेम्ब्रेन्स होते हैं जो टूटती फूटती हैं, तो वो सब उसका रिपेयर का काम करते हैं। खाना जी नहीं जी कहती हूँ कि 2-3 दिन है उसको रोटी वगैरह से मना करती हूँ, क्योंकि उससे कई बार क्या होता है कि कब्जी भी हो जाती है। ठीक है, और कब्जी होएगी तो बवासीर हो जाती है मोस्टली, जो होती है ना जब चीले में, जी जी तो बवासीर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए गरम खाना देते हैं उसको, और उसमें घी जितना भी हो सके घी ज्यादा डाल करके देते हैं, ताकि अंदर तरावट रहे और कब्जी ना हो। जी। और ये जो आपने कहा है ये गुड़, अजवाइन और सूंठ, ये क्या होता है? गुड़ तो गुड़ ही होता है। नहीं नहीं, इसका क्या लड्डू बनाते हैं या कोई रेसिपी होती है नहीं नहीं, बनाते? इसका ना, ये हमारे पंजाब, देखिए मेरे को आप लोगों के तो नहीं पता, हमारे पंजाब में देसी घी होता है गरम करके, उसमें थोड़ा सा पहले अजवाइन डाल देते हैं, फिर थोड़ी सूंठ डाल देते हैं, फिर उसमें कई बारी ये डाल देते हैं, किशमिश भी डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत डाल करके, कई तो घी डाल दे, ये गुड़ डाल देते हैं ताकि वो पिघल जाता है, जैसे ही पिघलता है उसको नीचे उतार के गरम गरम थोड़ा सा सेंधा सा वो दे देते हैं दूध के साथ पीने के लिए। उसको चूहानी बोलते हैं, हमारे पंजाब में चूहानी बोलते हैं। चूहानी? अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। पिन्नी पिन्नी बोलते हैं जी। अच्छा जी। पिन्नी? हाँ पिन्निया। वो जो मीठी होती है, आटे की बनती है? नहीं ये जच नहीं के टाइम में होती है। हाँ। नहीं नहीं, जो इसमें देते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देसी घी को गर्म किया, उसमें गुड़ को पिघलाते, जैसे वो गच्चक या चिक्की बनाने के लिए नहीं करते, गुड़, पिघला हुआ गुड़, चाशनी, हाँ वैसे थोड़ा सा उसको मेल्ट करके उसके अंदर जैसे छोटी पीपर डाल दी, सौंठ डाल दिया थोड़ा सा, 1-2 चुटकी, और जैसे ये अजवाइन हो गया, ऐसे 2-4 गर्म चीजें डाल के उसको ऐसे हिला के, और उसी को खाते हैं सुबह के टाइम में। तो वो थोड़ा गर्म तासीर का होता है, और घी थोड़ा ज्यादा होने की वजह से तरावट होती है, जिससे अंदर की सफाई हो जाती है। जी जी। इसमें आटे वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ 1-2 चम्मच खाने होते हैं सुबह के टाइम में, 2 जी चम्मच, जी 3 चम्मच, 4 चम्मच, जो कोई खा सके। तो थोड़ा इसका टेस्ट तीखा सा हो जाता है हाँ। सौंठ की वजह से। जी। और जो हरदम दूसरा खाए दीदी ना बता रही थी, तो कभी बीमार नहीं होंगे।
जी। और जो दूसरा दीदी बता रही थी वो था जैसे हम लोग आटे का हलवा बना लेते हैं ना, वैसे आप दूसरे किसी कोदरे का भी बना सकते हो। उसमें घी की मात्रा ज्यादा होती है और मीठा भी होता है, क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह का परहेज करते हैं। कुछ दिन नमक और मिर्ची का तो बिल्कुल परहेज होता है, तो वो हलवा भी बना के देते हैं। जी, जी जी। थैंक यू दीदी। अच्छा दीदी, एक जी। जच्छी के लड्डू होते हैं, वो क्या रहते हैं? जच्चे के लड्डू? जचकी के लड्डू वो रहते हैं, हफ्ता नहीं 10 दिन महीना भर पहले चालू हो जाते हैं। नहीं, उसके बारे में नहीं मुझे पता है। मुझे ये नाम ही अजीब लगा है हाँ जी हाँ सुनने जी, में। उससे ना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो तो राजीव भाई बोलते होते हैं कि मेथी के लड्डू खाओ। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मेथा भी डलता है। ठीक ठीक। हाँ जी, वो लड्डू बोलते हैं कि वो एक एक डेली खाइए, उससे आपकी डिलीवरी बिल्कुल आसानी से होगी। वो तो अगर जैसे कोई राजीव भाई तो ये भी बोलते हैं कि अगर किसी का गर्भाशय टेढ़ा हो गया है, उल्टा हो गया है या इधर उधर हो गया है, तो वो खाइए, उससे वो ठीक हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। वो उसमें भी फायदा करता है, मेथी का लड्डू। बाकी कोई और साथी, कोई सवाल, कोई अनुभव जी बताइए। एक पुट कंडा करके होता है, चावल के हाँ दाने जी। जैसा रहता है। उस पुट कंडा की अगर जड़ को कमर में लगा दिया जाए और आधे घंटे बाद उसको तुरंत, जैसे बाहर आए बच्चा, उसका तुरंत निकाल देना चाहिए, तो वो बहुत सपोर्ट करता है। ये हाँ हमेशा जी। ध्यान रखना। पुट कंडा जो है ना, बहुत सपोर्ट करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जी, मैं यूज करती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा जी। मैं वही यूज करती हूँ। मैं पेडू के ऊपर रख देती हूँ, उसको बांधती भी नहीं हूँ, उसको तुन्नी से नीचे पेडू के ऊपर रख देती हूँ। और जब बिल्कुल यूट्रस खुल जाती है और जब प्रेजेंटिंग पार्ट बिल्कुल सामने आ जाता है, तो उसको उठाकर दूर फेंक देती बिल्कुल तुरंत हटाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसको एक जड़ को कितनी बार इस्तेमाल करते हो बहन? एक जड़ एक ही बार यूज करना चाहिए। ठीक। और जो दूसरी जानवरों का जो गोबर होता है वो गोबर कहलाता है, लेकिन जो देसी गाय का जो है उसको गौमय बोलते हैं। उस गौमय को भी अगर 1 महीना पहले कोई थोड़ा थोड़ा पीना चालू कर दे तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और बहुत इजी गोइंग हो जाता काम। इसमें मैं एक बात और थोड़ा जोड़ूं कि हमारे एक साथी हैं, काफी अच्छा है उनका इसमें गर्भ संस्कार में तजुर्बा, तो उनके माध्यम से मेरे को अभी करीब 1.5 महीना पहले ही पता लगा है कि जैसे गाय का गोबर वायु का प्रकोप बढ़ाता है ना, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी रहती है, जो भैंस का गोबर है वो उससे भी 20 गुना ज्यादा इसमें असरकारक है, और उन्होंने काफी रिजल्ट इसके लिए हैं। तो मैं भी हैरान रह गया ये सुनकर। तो बोला जी हमने काफी इसके ऊपर किया है काम, तो भैंस का गोबर भी इसमें बहुत ही अच्छा काम आता है, क्योंकि वो और भी ज्यादा बातकारक है। चलिए, एक चीज नई पता लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी जी। बाकी एक बात, एक प्रकार है ना, सनातनी धर्मी वाले अपन लोग माँ बोलते हैं गाय माता को, भैंस को हाँ नहीं हाँ मानते बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भैंस का जो बच्चा रहता है पाड़ा रहता है, कई कई जी दिन जी। तक पड़ा रहता है। लेकिन गाय का देखिए बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है पैरों पे, एक्टिव रहता है। भैंस को अपन हार मारते हैं तो भैंस हिलती नहीं है, यमराज है। और जो गाय का बच्चा वो एक्टिव रहता है। गाय को अब हार मारो तो कैसे भागती है, उसको बांधे होगे तो वो रंभाएगी, लेकिन भैंस को बांधे रहो कुछ नहीं बोलती। तो आलसी का कारक है देखना, जो भैंस का दूध पीता है वो आलस रहता है, उसको थकान जी सी है ना, मोटापा बिल्कुल चढ़ता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें दूरअंदेशी देखा जाए तो गाय का गोबर गोबर ना बोल के अब गाय गौमय बोला जाए और उसका यूज किया जाए तो सबसे बल्ले बल्ले होने वाली है। ऋषि मुनि जो है ना बहुत पहुंचे हुए थे, माइक्रो हाँ जी। साइंटिस्ट थे वो। तो ये और कोई साथी भाई अपना सवाल या ऐसा कुछ बताना चाहे तो।
मैं तो ये सलाह देना चाहूंगी, जिसके पास गौ माता है जी मोटा कपड़ा लें, उसका बैग बनाएं, वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह से धो लें जहां हम कपड़े निचोड़ते हैं, उस थैले में गौमय भर के स्पिन कर दें तो रस जो निकलेगा उसका काढ़ काढ़ के उसका मतलब गोलियां बना लें। तो क्या है, जहां हम गोबर का रस नहीं दे पाते वहां पर ये गोलियां पहुंचाएं तो मैं समझती हूँ ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। क्या धन्यवाद। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? जसप्रीत सिंह वीर जी, मैं देखना चाहता हूं हमारे सिंह साहब नु ते वो फोटो च आ सकते ने। अभी जी मैं थोड़ा बाहर हूँ तो कुछ देर में मैं अंदर जाऊंगा कमरे में, तो मैं करता हूँ कैमरा ऑन। धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡੇ। ठीक है जी। हाँ, हेलो इसीलिए मैडम। कुछ को नंबर हाँ। लिया था, कुछ फोटो भेजने के लिए नहीं पहुंचा मेरे पास। दीदी मैं शादी में हूँ, 3-4 दिन फ्री होके मैं तो सफर भी करता हुआ आ रहा हूँ, ट्रैवलिंग में भी अटेंड कर रहा था और शादी वाले घर पे भी अटेंड कर रहा हूँ ईयरफोन के द्वारा। तो मैं ना जब पहुंचूंगा अपने एरिया में जरूर भेजूंगा, एक प्रॉमिस है, एक भाई की बहन से, बहन की भाई को। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके पढ़ाई से काफी संतुष्ट हूँ और काफी अच्छा पढ़ाते हैं, समझा भी बहुत अच्छा रहे, परंतु वीडियो बहुत डिले से आने के कारण सर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो कम से कम भैया एक दिन अल्टरनेट करके डलवा दीजिए। भैया कल या परसों, कल वीकेंड है, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है, तो कल या परसों के अंदर अंदर आपको मिलेगी, ठीक है? ओके, सारा वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि ज्यादा डिले होने पर कंसंट्रेशन भूल जाते हैं, फिर रिविजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। मेन बात तो ये है जी, प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो प्रैक्टिकल करते करते करते, जैसे हमारी दीदी बता रही, पूनम दीदी, तो तब परफेक्ट होता है बंदा। थ्योरेटिकल में कुछ भी नहीं होता है, आप थ्योरेटिकल पिक्चर भी देख लो, बुक से भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप फील्ड में एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक आपके अंदर में धुकधुकी लगी रहेगी, और वो भी किसी गुरु के संग, चाहे वो गुरु मैडम हो चाहे गुरु भाई हो, या है ना, तो उसके संग जब अपन फील्ड में उतरते हैं तब जाके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पर अच्छा लगा इस बच्चे का कि कम से कम जुनून तो आ रहा है, आज जागरूकता तो आ रही है। डेफिनेट, तभी तो वो फड़फड़ा रहा है कि भैया मेरे को फोटो दो, फला लो दो। यही चाहिए यार। हाँ, बहुत कमी है इस चीज की, बहुत कमी है। सही बहुत सही अच्छा सही लगा इस बच्चे का सुन के कि फिर थोड़ा भूलना होगा। बाकी बच्चे चिंता मत करो, प्रैक्टिकल में सत बहुत श्री कुछ अकाल सीख जी, जाओगे। जसप्रीत सिंह जी, सत श्री हाँ अकाल। जी, सत श्री अकाल जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी जी। और 2 सतार भी दिख रहे हैं ना। तो सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल होना चाहिए सभी को, सत श्री अकाल जी। जी जी। नमस्ते दीदी, आपसे एक प्रश्न पूछना था। पूछ सकते हैं? दीदी जी जी, हाँ प्रश्न रखिए जी अपना। हाँ, कल जो दीदी ने कहा था कि एक कोई महिला आई थी और उन्होंने उनका चेकअप कराने के बाद बताया था कि वो 7 मंथ बाद आई थी और 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो क्या उनसे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछना था? अच्छा अच्छा, एक मिनट। इससे जुड़ा। आई थिंक दीदी अवेलेबल नहीं है। आप सुन पा रहे हैं पूनम दीदी? कोई फोन आ अगर जाता है बीच में। निर्मला दीदी जो है, आहूजा दीदी, वो बता दे उनका आंसर। हाँ, आप थोड़ा क्वेश्चन करो तो फिर मैं बताती हूँ कुछ। प्रश्न ये था कि क्या उनके पीरियड्स रेगुलर थे या फिर इरेगुलर थे?
या उनकी प्रेगनेंसी उनको लेट मालूम हुई थी या फिर दिखाई नहीं रिपोर्ट में? अब मैं बताती हूँ, मेरी बेटी को ही हुआ था ऐसा। उसके पीरियड 40 के बाद थोड़ा अनरेगुलर हो गए थे, तो वो निश्चिंत थी, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। एक दिन कहती है मेरे से कि मम्मी पेट में कुछ घूम रहा है। हाँ। हैं? फिर आधे एक घंटे बाद कहती मम्मी वो तो छाती पे ऊपर चढ़ रहा है। हाँ। बड़ी टेंशन में आ गई, ये हो क्या गया है, पीरियड्स तो आ नहीं रहे थे उसको, वो तो ये समझी मोनोपॉज हो गया। हाँ। 5.5 महीने बीत गए थे जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया। अब क्या जी, करोगे भाई? उन्हें पता ही नहीं था। वो गुड़िया जबरदस्ती की इतनी प्यारी है, जिसने देखी है ना कहता है वास्तव में बहुत प्यारी है। जी जी, जबरदस्ती का सौदा। कोई बात नहीं, होता लड़की तो है अच्छी ऐसा। पैदा हुई। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा होता है क्या डिलीवरी पेन अगर लेते समय अगर थकावट हो जाए और माँ को नींद आ जाए तो उससे क्या बच्चे की हार्ट बीट पे इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं नहीं, वैसे नहीं सोती है क्या माँ? वैसे भी सोती है, कोई देखिए, फर्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही हेलो, है। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने जवाब दिया ना बच्चे कि कोई हाँ फर्क जी, नहीं पड़ता नींद आ जाती है तो। इंसान वैसे भी तो माँ सोती है, हाँ पूरे हाँ 9 जी। महीने जागती थोड़ी है। हम्म। जी कोई और? किसी का किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप ना अपना फोन जो है ना लैंडस्केप मोड में कर लो, मतलब जैसे टिल्ट कर लो उसको। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सबको। कर लिया? हाँ जी। ये चश्मा देना। मुझे तो नहीं आएगा कुछ ऐसा कुछ समझना। कोई नहीं, जी, मैं बोल दूंगा, साथ साथ में देखना बोलूंगा जरूर जी, अभी। वो ये बता देंगे। हाँ, मैं तो मैं बोलूंगा अभी साथ में। ये ना वेबसाइट है worldometer.info। इस पे ना कोविड का डेटा भी आता है। तो जिनको समझ ना आए कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग में तो वो देख ही पाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना पॉपुलेशन बढ़ती और कम होती हुई दिख रही है आपको, वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है, अनडॉक्यूमेंटेड को तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, आपको पता ही है। तो अभी ये 7 बिलियन मतलब 7 अरब पे पहुंचने वाला है, ऐसे नंबर बढ़ रहा है। ये इस साल के अभी तक, मतलब आज जुलाई चल रहा है, तो जनवरी से जुलाई तक के ये बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, ये इतने। और ये है जो आज पैदा हो रहे हैं, और ये है जो आज मर रहे हैं। ठीक है। तो 2,83,000 आज पैदा हुए हैं और 1,19,000 मरे भी हैं। तो उसके अलावा अब आपने ये नंबर जो है ना वो ध्यान में रखना, ये वाला एक तो ये, और एक ये डेथ और बर्थ। ठीक है। तो बर्थ कितने हो गए? किसी का मैथ अच्छा है तो बताना जरा, ये कितने हैं, कितने हो गए इस साल के बर्थ? ये हो गया जी 7 करोड़ कितना? हाँ, 7,51,00,000। 61,630। जी जी जी, 7,51,00,000 अगर हो गए तो डेथ हो गई 3,15,00,000। 15 लाख। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो आधा। नहीं, ये 40% हो गया, 40 to हाँ 45%। ठीक है। हाँ जी। मतलब अगर 100% पैदा हो रहे हैं तो 45% मर रहे हैं। यही रेशो आपको ये आज और आज के मरने और आज के पैदा होने वालों में भी दिख ही जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं। ये सारा, ये इसमें किताबों का, इंटरनेट का, एनवायरनमेंट का सारा डेटा है, फूड का। तो ये देखिए, ये बीच, वैसे ये ऑफ टॉपिक है। यहाँ मैं पहले, चलो मैं जो दिखाना है वो दिखा लेता हूँ, फिर मैं ऑफ टॉपिक चीजें दिखा दूंगा। तो
मेरे को जो यहाँ पे दिखाना था, यहाँ पे अब आ जाते हैं हेल्थ में, डेथ वगैरह काफी दिखाएंगे, बट जो मुझे कनेक्ट करवाना है आप सबको वो करवाऊंगा। ये नंबर कितना है? 2,29,00,000। ठीक है, 2,29,00,000 का अबॉर्शन हो गया। ठीक है, और 4 करोड़ जो है वो अंडर 5 वाले बच्चे मर ही गए। मतलब 5 साल से पहले ही मर गए वो अब कैसे मरे भगवान जाने। वो हो सकता है वैक्सीन से मरे हो सकता है वो भूख प्यास से मरे हों, कुपोषण से मरे हों, ठीक से पैदा ही नहीं हुए इस वजह से मरे हों। और 16 लाख जो है मदर्स जो हैं वो बच्चे को पैदा करते हुए डेथ हुई है उनकी इस साल। और पर इस सब में जो भयावह नंबर है वो है ये अबॉर्शन वाला। ये क्यों हुआ? मतलब अब मैं फिर से वहीं जा रहा हूँ। देखिए 7 करोड़ 51 लाख अगर पैदा होता है, 3 करोड़ अगर मरता है। अब देखो मरने वाले जितने भी ओवरऑल पूरी जनसंख्या में मरने वाले लोग हैं 3 करोड़ 15 लाख, जिसमें से जिसके साथ साथ मिलता जुलता ऑलमोस्ट उसके जैसा ही नंबर है अबॉर्शन का। मतलब आप हिसाब लगा लो कि जनता जा कहाँ रही है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि स्वदेशी और धर्म, चिकित्सा, जैविक कृषि पे काम करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये आएगा कि ये वो बच्चे हो सकते हैं अबॉर्शन वाले जिनको जो है ना वो अनवांटेड थे, मतलब गलतियां करते हैं लोग उस वजह से हुए। पर हो सकता है कि इसमें बहुत सारे अबॉर्शन वो हों जो ठीक से पैदा नहीं हो पा रहे, अल्ट्रासाउंड कराया गलत निकल रहे हैं तो डॉक्टर ने बोल दिया कि गिरा दो। वैसे बच्चे भी होंगे पक्का। तो आप हिसाब लगा लो कि चीजें कहाँ जा रही हैं। अब मैं ऑफ टॉपिक चीजें दिखा देता हूँ। जैसे ये है 4 करोड़ तो को इन्होंने HIV डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये सिगरेट का नंबर देखिए कैसे भाग रहा है। ये इतनी सिगरेट आज फूक रहे हैं लोग, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये डेटा आ रहा है वहां से कि ये बिक कितनी रही है। फिर इलीगल ड्रग्स पे जो पैसा दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे। लगा रहे हैं लोग, वो पैसा है कितना लग रहा है। फिर उसके अलावा अंडर 5 की डेथ मैंने आपको दिखाई दी है। कम्युनिकेबल डिसीज से 6 करोड़ जो है वो लोग मर गए हैं। कम्युनिकेबल कोई भी हो, चाहे वो मलेरिया डेंगू हो, चाहे वो इनका ये जो कोविड है वो हो। मतलब तो चीजें हैं, डेटा हमारे सामने है। 4 लाख लोग इसी बात से मर गए कि पानी साफ नहीं था। ठीक है, और इतने लोगों के पास साफ पानी नहीं है। ये नंबर देख लीजिए कितना हो गया। 78 करोड़। 78 करोड़ मतलब 8 अरब का कितना हो गया बाजी? 15% लगा लेते हैं लमसम। मतलब धरती पे 15% के पास साफ पानी नहीं है। ठीक है, और जबकि आप राजीव भाई को सुनो, और ये रिसर्च भी है कई लोगों की कि हमारे पास 15 बिलियन का खाना है, डबल का खाना है हमारे पास, बट वो मिल नहीं रहा है लोगों को। तो ये जो अभी क्लास चल रही है ना, ये क्लास कुछ भी नहीं है ऐसी। हर हमारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग ये समझ लो कि आप सबको भी ऐसी क्लासें करनी पड़ेंगी। जैसे मर्जी करो, बस लग जाओ काम पे धड़ाधड़, क्योंकि टाइम है बड़ा कम। ठीक है, जैसे मर्जी लग जाओ आप, ऑफलाइन करो, पार्क में एक जाओ। बात मैं यहाँ बोलूं? जी 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 जी, आ रही आवाज आपकी। हाँ, तो ये कह रही थी मैं, ये जितने भी अबॉर्ट हुए हैं ना, हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा, मेरे को तो इतनी रिसर्च करना आती नहीं है। मेरे को भी आप लोगों के यहाँ से कहीं से कुछ मिल जाता है, मैं तो रिसर्च कर ही नहीं पाती हूँ, आता ही नहीं है मेरा मोबाइल चलाना। तो जो अबॉर्ट बच्चे हैं वो इनके बड़े काम के हैं, ये आपको मालूम होगा।
ये कर दी पते की बात। यही बात है। हैं। और यहाँ इस बात पे स्वामी रामदेव जी ने भी बोला है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रूण का मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और न जाने जितना भी है ब्रेड है, बिस्कुट है, या कुछ भी है, ये भी जो बना रहे हैं ना, उसमें ये उसका कुछ सॉल्यूशन बना के डालते हैं, इसलिए उनका दिमाग यही चीजें मांगता है। वैसे ही नहीं मैं चिढ़ती हूँ भाई बाजार का कुछ नहीं खाओ, वैसे ही नहीं मना करती हूँ कुछ मत खाओ, वैसे ही नहीं मना करती हूँ ये लीपापोती मत करो। ये सब कुछ हमारा मतलब हम खा भी खिला भी ये लोग हमें मुर्दा रहे हैं, निल्हा भी मुर्दों से रहे हैं, न जाने क्या क्या साबुनों में डाल रहे हैं, शैम्पुओं में डाल रहे हैं, और जो कॉस्मेटिक है उसमें भी सब कुछ ये है। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ चलेगी हमारी बुद्धि। और अगर वो जो Addiction. बच्ची आई है अपाहिज मेरे पास, अगर 3 घंटे में वो काले से गोरी हो जाती है, तो हमें वापस अपने आयुर्वेद पे लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए। और वो 3 घंटे में अगर अपने आप बाथरूम भी जा सकती है बिना सहारे के, सीढ़ियां भी उतर जाती है, तो आयुर्वेद क्यों नहीं अपना रहे हम? क्योंकि हमारी ये सब खिला खिला के ना इन्होंने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, पैदल कर दिया है बुद्धि से हमें। यही जो आज भी लोग एक वीडियो आया है मेरे ही चैनल ग्रुप में जो तुमने बनाया है कि उरुग्वे, और पहले भी ये कई बार देखा है मैंने, उरुग्वे में ऐसे ऐसे ज्यादा गाय हैं, मगर उसके लेख में जो गाय के फोटो छपे हैं छोटे छोटे, लगभग लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और मैं इस मामले में बहुत शातिर हूँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसको जूम करके दूसरा स्क्रीनशॉट लिया। देखो मैंने ग्रुप में लेख भी डाला है, उस पे पढ़ो। ये सब वहां देसी गाय दिखा रहे हैं उरुग्वे की, मगर छोटी छोटी लेख में उन्होंने पूतना डाल रखी है। मैंने पूरा उसमें भी काफी कुछ लिखा है, पढ़ो, ध्यान दो कि हमें कैसे कैसे साजिशों के तहत हमें उलझाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। जी जी बढ़िया। ये तो जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें जो चटनी और जो एसेंस लग रहे हैं वो सब में वही भ्रूणिच है, इसलिए ना वो लोग उसके एडिक्शन हो जा रहे हैं और आज के बच्चों के जीभ के स्वाद में मरे जा रहे हैं। ये बिल्कुल नीलम दीदी ने सही कहा और ये वाकई जागृति की बात है। जागो भाई जागो, भारतवासियों जागो। जेठाराम जी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सुन पा रहे हैं जेठाराम जी? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, आपने अनम्यूट किया ना, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है दीदी कि ये जो अबॉर्शन का डेटा हमने देखा, ठीक है, तो आपके पास जो भी ऐसा होता है कि लोग आए जो सीधा बोलते हैं कि हाँ हमसे तो गलती हो गई, अब हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोग आते हैं? आते हैं। तो वो रुकते तो होंगे नहीं, मतलब अगर आप उनको मना कर दोगे तो वो कहीं और चले जाएंगे, ऐसा चले मैं जाते तो हैं? क्योंकि मैं जवाब दे देती हूँ, मैं मना कर देती हूँ भी मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बच्चा होने की दवाई देती हूँ, बच्चे को मारने की नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चे में एबनॉर्मल है ना, कोई प्रॉब्लम है, अभी मैंने पीछे केस किया था, एक बच्चा वो 7th मंथ का था, तो बकायदा उसने अल्ट्रासाउंड करवाई हुई थी, उसकी रिपोर्ट को देखकर ही मैंने उसकी डिलीवरी की थी 7वें महीने बेबी की। तो बेबी के जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें जो गैप होते हैं ना, मन के बने होते हैं ना, वो 1-1 इंच दूर थे। तो आपको ही पता ही है कि जो रीढ़ की हड्डी के मन के होते हैं वो पास पास में होते हैं ना, बट वो गैप में थे, बहुत गैप में, 1-1.5 इंच के गैप में थे वो, बीच वाली में। तो जब गैप में है तो नेचुरली कि बच्चा जब पैदा होगा तो वो ना तो खड़ा हो सकेगा ना बैठ सकेगा, सारी जिंदगी लेटा रहेगा, है ना।
और उसके जो रिब्स थे, जो ये हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे रिब्स होते हैं ना, तो इसकी हड्डियां भी ना पूरी नहीं थी बनी हुई उसकी। उसकी भी एक तरफ 8 थी और एक तरफ 10 थी। तो फिर उन्होंने मुझे, जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी अल्ट्रासाउंड में, वाकई वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ था, कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाई हुई थी। तो फिर उनका मैंने अबॉर्शन किया। अबॉर्शन भी क्या किया कि पूरा बर्थ दिलाया बेबी को, और जैसा बर्थ हुआ उनको उनके हाथ में सौंप दिया। क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम थी कि अगर कल के हम बच्चा वो रखते भी हैं, क्योंकि एक नुक्स नहीं था उसमें, दो दो नुक्स थे, इस करके क्योंकि आगे उसको जिंदगी काटना बहुत मुश्किल था, उसको भी मुश्किल था और उसके पेरेंट्स को भी रखना बहुत मुश्किल था। ऐसे बच्चे को सारी जिंदगी बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए फिर मैंने उनका अबॉर्शन किया। अदरवाइज कोई मेरे पास आते हैं, किसी ने टेस्ट करवाया होता है और कई कहते हैं जी हमसे गलती से हो गया, हमें पता नहीं लगा, या हमें हो गया तो हमारा ऑलरेडी बच्चा छोटा है तो आप ऐसे कर दो। तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी, आपको कहीं और करवाना है बेशक करा लो, पर तो मैं वो नहीं 7 करूंगी। महीने का बच्चा कितने दिन रह पाया, क्या हुआ उसका? दीदी उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि उसके हाँ, जो ये रिब्स थे ना वो अच्छे से बने नहीं हुए थे, रिब्स जो नहीं ये। नहीं, वो तो आपने बताया, मगर वो जी हाँ, पाया थोड़े बहुत दिन जी की, क्या पाया हुआ? थोड़ी देर, नहीं नहीं दिन नहीं जी पाया वो। जैसे मेरे पास रात को हुआ तो वो सुबह के 4 बजे तक ही जिंदा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। बस वही पूछना। हाँ जी, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, इस वजह से। क्योंकि ऐसे बच्चे तो को दीदी बहुत एक मुश्किल चीज हो मैंने जाती है। सुनी है, कई लोगों के मन में बहुत ज्यादा ये आता है कि जो लोग अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, ठीक है, उनको हाँ उनके घर जी। वाले और समाज के लोग ये बोलते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराओगे नहीं तो हम्म। आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा अंदर, जैसे अभी आपने बोला कि ऐसा था, तो उनको पता नहीं चलेगा हम्म। कि ऐसा हो सकता है या नहीं है। तो उस केस में वो जो डर है उसका क्या किया जा सकता है, वो कुछ आपको आपको भी ऐसे हाँ जी, क्वेश्चंस आते ही होंगे। नहीं आते हैं। ये ज्यादा करके मैं उनको कह देती हूँ जो जो डरे हुए होते हैं, जो कहते हैं जी हमें एक बार अपने बेबी को देखना है कि हमारा बेबी ठीक है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप अगर आपने करवाना है तो एक अल्ट्रासाउंड करवा लो सिर्फ 5वें मंथ में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बेबी की ग्रोथ ठीक है, उसके ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं है दोबारा करवाने की, क्योंकि 5वें महीने बेबी जो पूरा डेवलप होया होता है, उसके सारे ऑर्गन्स बने होते हैं टोटली। बस उसके बाद मैं मना कर देती हूँ कि ज्यादा मत तो करवाना, नहीं तो 5वें बेबी पे में असर अगर कोई जाएगा। कॉम्प्लिकेशन दिखी और उनको हम्म। अबॉर्ट करना पड़े तो पॉसिबल है? नहीं, कई बारी 5वें में माइनर दिख जाती है, तो हम्म। फिर मैं उनको कहती हूँ कि अभी आप वेट करो, मेडिसिन शुरू करो। पर मेडिसिन शुरू करोगे उसके 2 महीने के बाद 7वें में या 8वें में फिर करवाना। क्योंकि ऐसा एक बारी मेरा पेशेंट आया था, तो उसने 5वें में अल्ट्रासाउंड करवाई। वो 5वें महीने में ही आया था मेरे पास, उससे पहले नहीं आया था। तो उसके ना सिर की हड्डी बोल रहे थे डॉक्टर्स के, कहते सिर की हड्डी अच्छे से बनी नहीं है, उसके दिमाग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं दिमाग नहीं बना है, क्योंकि हो गई 10 साल पुरानी बात है ये। तो मुझे लगा कि भी जब बेबी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, बेबी की ग्रोथ अच्छे से बन रही है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप ना 2 महीने मेडिसिन खा लो मेरी, 2 महीने भी छोड़ो, आप 1 महीना मेडिसिन खाओ मेरी। उसके बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाना, कि अगर आपका बेबी ठीक होगा तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं खुद ही आपके बच्चे की डिलीवरी कर दूंगी, जितने टाइम का होगा मैं उतने टाइम की ही कर दूंगी, मैं खुद जिम्मेवारी लेती हूँ, लेकिन मेरे कहने से आप 1 डेढ़ महीना ठहर जाओ, उसके बाद करवाना जो करवाना। तो उन्होंने मेरी 1 डेढ़ महीना मेडिसिन खाई। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब दोबारा से आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बेबी ठीक ठाक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं आई, अच्छे से 9 महीने के बाद उसकी डिलीवरी हुई बेबी की, अच्छा हेल्दी बेबी हुआ, लड़का हुआ। तो कई बारी ये गलतियां भी आ जाती हैं अल्ट्रासाउंड में। मैडम जब भविष्य में पहले जय जब आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। हेलो, जब हाँ अल्ट्रासाउंड नहीं जी। था तो दादा दादी और बच्चे 9 9 8 8 बच्चे पैदा होते थे हमारे दादा दादी नाना नानी के, हैं हमारे जी भाई जी। के। तो उस टाइम तो तब भी तो डिलीवरी होती थी ना नॉर्मल, और लोग अच्छा पुष्ट होते थे। इसका मतलब लाइफस्टाइल गलत हो गई, खान पान सही लाइफ, गलत हो जी जी, वही गई। बात है। देखिए मेरे, मैं आपको भी अपना भी बताती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं।
जब मेरे प्रेगनेंसी हुई तो मम्मी थे मेरे, मम्मी ने सीधा ही बोल दिया कि मैं बैठी हूँ, मेरे होते हुए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई वैक्सीन नहीं ली, मम्मी ने मुझे कोई टीका नहीं लगवाया, क्योंकि वो भी आयुर्वेदिक ही करते थे। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई कुछ नहीं। मैंने हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं देखा। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अल्ट्रासाउंड की मशीन कैसी होती है। फिर जब मुझे 5वां महीना लग गया तो मम्मी बोलते कि तुझे अल्ट्रासाउंड करवानी है, तुझे देखना है। मैंने कहा मम्मी आपका हाथ ही अल्ट्रासाउंड है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है अल्ट्रासाउंड करवाने की, मुझे नहीं कुछ भी करवाना, आप बैठे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने दोनों बच्चों के बारे में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई, कोई मैंने मेडिसिन नहीं खाई, कोई मेरा सर्जरी नहीं हुआ, कोई मेरा छोटा ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक ठाक मेरी। इवन के मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा 8th मंथ में हो गया था, वो थोड़ी बहुत ही हमारी कोई लापरवाही हो गई थी जिसके करके वो 8th मंथ में हो गया। और अब भी वो 26 साल का है और अच्छा, बहुत अच्छा है, दिमाग तेज है उसका, अच्छे वाले अपना काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इंसान के आप अलावा भाई 7-8 बच्चे कह रहे हो, हम तो खुद 13 भाई बहन है, 3 भाई हैं मेरे, हम 10 बहनें हैं। और मेरे मम्मी आज भी 116 साल के हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थोड़े अच्छा। जर्जर हो गए हैं, बाकी दिमाग पूरा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान के अलावा कोई मशीनों का उपयोग नहीं करता और उनके बच्चे सही सलामत होते हैं, हेल्दी होते हैं और प्राकृतिक तौर पे जीते हैं और प्राकृतिक तौर पे मरते भी हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि इंसान के साथ ये ट्रेजेडी क्यों हो रही है? क्योंकि मशीनें इंटरपुट हो गई, मशीनों पे हाँ ज्यादा जी। भरोसा। आजकल मशीनें बताती हैं कि आपका बच्चा कैसे है। इस मशीन के बारे में मैं थोड़ा सा अपना मतलब विचार बताऊंगी। आपके घर में कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार ताक झांक करे, टांग अड़ाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये बताइए आप। जी अच्छा नहीं लगेगा हमें किसी को भी। अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई टांग अड़ाए हमारे घर के जी जी। आचार विचार में या हिसाब किताब में, ताक झांक करे। ये जो शरीर है ना, ये ईश्वर का घर है, इसमें जो ये मशीनरी ताक झांक कर रही है ना, उसी का नतीजा है जी। जो आज इतना कुछ बिगड़ गया है। टांग झांक कर रहे हो, टांग अड़ा रहे हो, ये गोली हेलो वो मैम। गोली, ये टांग अड़ा रहे हो आप, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, ये हेलो मैम। कीटनाशक। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम, बोल रहे थे कि ये आईपीएल जैसा आयुर्वेद में कुछ है क्या? किसका, किस चीज का, मुझे समझ नहीं आया। आईपीएल जैसा आयुर्वेद में प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ है क्या? हाँ जी, बहुत कुछ होता है। उसके लिए क्या क्या उपाय है, थोड़ा बताइए। उसके लिए देखिए, जो मैं देती हूँ, मैं हाँ अपने 2 उपाय बताती हूँ। हाँ हाँ एक तो मैं, एक आपने रत्ती सुना है, रत्ती, हाँ हाँ रत्ती। सफेद रत्ती, ठीक है। एक तो मैं मैं रत्ती सफेद रत्ती, लाल रत्ती भी होती है, लाल काली रत्ती भी होती है, सफेद रत्ती भी होती है। जी जी, अच्छा जो अच्छा, हाँ सफेद हाँ रत्ती होती है हाँ हाँ मैं वो देती हूँ, ठीक है। हाँ गुड़ में लपेट करके दे देती हूँ। अगर 1 साल के लिए तो 1 रत्ती, 2 साल के लिए तो 2 रत्ती। अगर इसको उससे ज्यादा लेंगे तो फिर इससे बांझपन आ जाता है। और सेकंडली जो मीन्स के कई बारी बीच में कभी ये भी गड़बड़ कर जाती है, किसी की विल पावर ज्यादा होती है तो उनको ये गोली भी काम नहीं करती, हो जाती है प्रेगनेंसी, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे अच्छी दवा बताती हूँ, नींबू और शहद, ठीक है। जब भी इंटरकोर्स करो तो लेडीज को थोड़ा सा नींबू और शहद मिक्स करके कॉटन के सहारे अपनी विजाइना में वो लिक्विड लगा लो। वो लगा करके जब हाँ विजाइना में, जब वो इंटरकोर्स के वक्त जब सीमन अंदर जाएगा तो वो जो हमने लगाया तो वो सीमन को खराब कर देगा। जब सीमन अंदर जाएगा, ये खराब ही जाएगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। सबसे बेस्ट तरीका है ये, आजमाया हुआ प्रैक्टिकली तरीका, इससे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते। इंटरकोर्स के पहले लगाना है और इसमें कोई साइड हाँ इफेक्ट जी, भी नहीं है? नहीं साइड इफेक्ट, क्योंकि ये आयुर्वेदिक आ गया, टोटली आयुर्वेदिक आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। और एक पूछना था कि ये बच्चा मतलब गोरा हो, स्मार्ट हो, उसका माने चेहरे पर कांति हो, ऐसा करने के लिए क्या प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए? जैसे बहुत लोग बोलते हैं केसर खाओ, नारियल पानी पियो, ऐसा वगैरह। तो हाँ जी, ये भी होता है। वैसे ये इस सब चीज के लिए आपको गर्भ विज्ञान है जो, हाँ हाँ उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी बात समझाई होगी, आप उसको पढ़ना।
वो भी बुक्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। जसप्रीत भाई, मैंने भी उन्हीं से ली है, तो वो आपको अवेलेबल कर देंगे। उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं, गोरा काला बुद्धिमान कैसे, सब A to Z बताया है। और मैम ये स्टेम सेल के बारे में बता रहे थे कल, तो स्टेम सेल तो मार्केट में बहुत सारा पाउडर वगैरह मिलता है, तो ये सच में काम करता है? कुछ इसका है पॉजिटिव इफेक्ट, ना सिर्फ पाउडर वगैरह रहता है? कौन और से पाउडर का कह रहे हो आप? एक स्टेम सेल पाउडर के बारे में पूछ रहे थे, और एक स्टेम सेल जो आप बता रहे थे कि नाड़ काट के रखना पड़ता है बच्चे का, उससे उसका क्या बेनिफिट है, फ्यूचर में उसका क्या काम आएगा? और नहीं, जो उसका वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। वो एक जैसे कि हमारी ये भावना होती है कि ये अच्छा होता है हमारी। नहीं, जैसे आजकल जी। बहुत ये हरविंदर जी, स्टेम सेल ये नाड़ू जो रखते हैं ना, हाँ, तो हरविंदर जी थोड़ा इसके बारे में दीजिए जानकारी। रोग भी ठीक हो जाता है ये वो आपको स्टेम सेल इसके स्टेम बारे सेल में भैया? आपको जसप्रीत भैया बताएंगे नहीं इसके नहीं, बारे मैं में। हरविंदर जी को बोलना चाहूंगा कि वो थोड़ा इस पे ऊपर अपना साझा करेंगे। जी जी, हाँ जी। भाई साहब, जो हमारे स्टेम सेल वाले जो बात करना चाह रहे हैं, देखिए आजकल जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे कॉस्टली स्टेम सेल आपका ना बच्चे का भ्रूण रख दिया जाता है उसमें, और उसके जब भी कोई बीमारी होगी जब फ्यूचर में, इवन कैंसर क्यों ना हो, एड्स क्यों ना हो, क्या किडनी में हो, ये सब के सब उस स्टेम सेल से जो जिसका है, जिस बच्चे का वो सेल है, उसमें जब जाएंगे ना वो फिर उसको तैयार कर देगा। ये तो पहली बात है, लेकिन इतना बेयर करने की ताकत आप में और हमारे में मीडिया परिवार में नहीं होती है, ठीक है। उससे अल्टरनेटिव है एक, जैसे हमारे यहाँ पर कश्मीर में सेब होता है, और हमारे महाराष्ट्र सेब होता है जो काटने के बाद भी काला नहीं होता है। अभी सेब को अपन काटते हैं, थोड़ी देर में ब्राउनिश होने लगता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो मलेशिया का जो सेब है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो उन्होंने देखे कि उसके अंदर जो सेल है वो मानव सेल मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने उस इसी पर्पस को करने लगे। तो वो भी ट्रीटमेंट करता है, वो आपके अंदर के जो सेल है, एक्चुअल में तो पूरी बॉडी जो है सेलों से बनी हुई है, और सेल के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और पेयर होता है। जब तक पेयर रहता है तब तक सेल डैमेज नहीं होता है, और जब सेल डैमेज होता है तो जाके ऊतक को डैमेज करता है, ऊतक बॉडी अपना जो अंदर के जो ऑर्गन उसको डैमेज करता है, और ऑर्गन के बाद में लोग तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर या जो नाड़ी वैद्य इसको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि पेयर खत्म हो रहा है, कौन सी चीज हो रही है, कब हो रहा है। तो ये सुनते जाइए, पहले आंसर सुनिए, बहुत जबरदस्त चीज है ये, कि अपन करोड़ों अरबों सेल से बने, सेल लेवल पे काम करें तो हमारे आगे बीमारी जाएगी नहीं भाई। अगर बना रहा हूँ सब में मिस्टेक आ रही है, जाना पड़ेगा जो कॉपी है उसकी ओरिजिनल में जहां मिस्टेक है उसको मेरे को खत्म करना पड़ेगा। तो एलोपैथिक ऐसा कभी नहीं करता, वो पूरी तल पे काम करता है। आयुर्वेद क्या करता है, वो रूट चक्र में जाके काम करता है। तो रूट चक्र क्या होता है, और सेल ऑक्सीडेशन। पाजी आवाज ना ब्रेक हो रही है, आप ना स्पीकर पे बोलना, हेडफोन उतार के, हेडफोन की वजह से डिस्टरबेंस आ रही है। अभी आप स्पीकर पे हो? हाँ, अब आवाज देखिए, अब एकदम सही है। हेलो, हाँ जी, अब सही है, अब कंटिन्यू करिए। हाँ, अभी मैंने जो बताया कुछ समझ आया नहीं तो शुरू से फिर बोलूं? रूट चक्र से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तो रूट चक्र में जाके ना जब अपन सेल लेवल पे काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनका जो है वो पेयर नहीं टूटना चाहिए, वो फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल क्यों हो रहा है कि आजकल वायु दूषित है, अपना जो खान पान है वो सही नहीं है, वो आचार विचार भी हमारे पिक्चरों ने, और जो इधर उधर की जो विदेशी अपन कल्चर को सुन रहे हैं, और सेक्स भूव हो जा रहा है, हीट बढ़ जा रही है, ये सब चीज को हटाना पड़ेगा। अपने जो सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक विचार, उस पर जब होगा तो हमारा फ्री रेडिकल कम बनेगा। और फ्री रेडिकल क्या करता है, वही जाके जो अपना इलेक्ट्रॉन को डैमेज कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से एक खत्म होता है तो वो हिलने लगता है, वो हिलता है तो क्या करता है, फिर सेल को डैमेज करता है, सेल जाके ऊतक को करता है, ऊतक फिर ऑर्गन को करता है, ऑर्गन फिर जाके बॉडी को करता है। हमको वहां रोकने के लिए क्या करना है कि हमको प्राकृतिक तौर पे रहना है। और ये जो हमारा जो सेल बता रहा हूँ आपको, जो ग्रेप का और जो इसका सेब का,
वो जो है हमारा वो सेल वहां जाके जब उसकी फ्री रेडिकल को तोड़ के अपना जो डोनर बनेगा, वो डोनर बन के क्या करेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन टूटा है वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन जाके पुट कर देगा। जैसे पुट करेगा तो बैलेंस हो जाएगा। जैसे किसी हस्बैंड वाइफ में से कोई बच्चा पैदा होने के बाद माँ मर गई तो उसके दूसरी शादी कर लिया तो पूर्ति हो जाती है, या हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड ने शादी कर ली, वाइफ ने कर ली तो वो पूर्ति हो जाती है, तो वो घर फिर बैलेंस बन जाता है। लेकिन वो सेम चीज यहाँ पर शरीर के साथ होती है। तो ये जो है ना अपना जो बता रहा हूँ स्टेम सेल का काम ये है। तो दो तरीके के स्टेम सेल है, एक तो मानवकृत है जिसके रखने में बहुत खर्चा आता है, दूसरा है प्राकृतिक तौर पे सेब और अंगूर का। उसको अगर हम यूज कर सकते हैं हम लोग मीडियम लोग, वो 10 से 15 हजार में हो जाता है, और उसको जब लेने से फ्री रेडिकल जब कम होगा तो हमारी पूर्ति हो जाएगी और हमारा डैमेज वही रूट चक्र में ठीक हो जाएगा। तीसरा कारण एक और है, या तो आप प्राणायाम करें और साथ में 7 चक्रों का बैलेंस करें, मेडिटेशन करें पिरामिड के अंदर में, तो भी अपने बॉडी के अंदर में ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट जो मैंने कल बताया भी था कि वो जब ऑटोमेटिक होगा तो हमारे फ्री रेडिकल को नॉर्मल करेगा, एंटी एजिंग करेगा, और हमारे अंदर में खुद वो जो पॉजिटिविटी है, जो कमी है उसको दूर करके, नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी को लाएगा और हमारे ऑर्गन फिर से सही काम करने लग जाएंगे। हमारा जो फ्री रेडिकल हो रहा है, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करके उसको कवर करेगा। धन्यवाद। जसप्रीत पाजी जी जी, इनका अलग से रखो 2 घंटे 3 घंटे का, ठीक है? कोई बात नहीं, एक बीच में प्लान एक दिन करके करेंगे इनका अनुभव भी। हाँ हाँ एक हाँ मिनट बिल्कुल। यहाँ और थोड़ा जिसमें मैं जो- बात करूं, टाइम हो जी गया। ये जो जी इन्होंने बोलिए। सेलों पे बात की ना, हम्म। हम तो अरबों खरबों सेलों से बने हैं। मैं अपने अनपढ़ हिसाब से समझाऊंगी, जी जी शायद आप लोगों को समझ में आए। इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था पढ़े लिखे के हिसाब से। तो हमारे डेली लाखों सेल मरते हैं। जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, आचार विचार है, हवा पानी है, उसके हिसाब से हमारे लाखों सेल मरने के बाद हमारे हजारों पैदा होते हैं। अगर लाखों मर रहे हैं तो लाखों पैदा हो रहे हैं, तो दुकान का बैलेंस बराबर हो जाएगा। लाखों मरेंगे, हजारों पैदा होंगे तो दुकान बैठ जाएगी, सेहत रूपी दुकान। जैसे एक दुकान से लाखों का माल जाए और हजारों ही आए तो वो दुकान बैठेगी एक दिन। और उसमें बहुत बड़ा काम हमारा कूलर एसी भी कर रहा है और डिओड्रेंट भी कर रहा है। कि क्या हुआ, पसीना निकलना बहुत जरूरी है। आज वाला ऑडियो मैंने जो हरजिंदर को भेजा है, उस मरीज को समझाने के लिए कुछ बातें रखी हैं वहां, कि आज हम क्या है कि जो हमारे डेड सेल होते हैं ना, वो निकलते हैं हमारे पसीने द्वारा और कहीं से नहीं निकल सकते। इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे रोम द्वारा वो निकलते हैं। आपने कूलर का इस्तेमाल किया, एसी का इस्तेमाल किया, डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया, वो मरे हुए जीव आपके अंदर ही पड़े हैं। मरे हुए सेल वो भी एक जीव है। तो मरे हुए जीव आपके अंदर जीव पड़े हैं, तो कहीं मरा हुआ जीव पड़ा रहे तो उसके ऊपर और जीव पैदा, चूहा मरा हुआ कहीं पड़ा है, छिपकली मरी पड़ी है, कई तरह के उसके ऊपर जीव और नए पैदा होते हैं। ऐसे ही एक साइकिल चलती रहेगी, ये मरेंगे वो पैदा होंगे, वो मरेंगे वो पैदा होंगे। साइकिल चलते चलते ये टॉक्सिन में भर जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए, डिओड्रेंट तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और एसी कूलर से भी बचो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सब कोई अपने हिसाब से मालिक है। जितनी लग्जरी लाइफ जियोगे, जितनी सुख सुविधा और स्वाद को देखोगे, उतना सेहत का सवा सत्यानाश करोगे। धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है। एक चीज मैं थोड़ा इनके कोऑर्डिनेट में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहले जमाने में जब 100 साल आदमी जिंदा रहता था तो 25-25 के 4 फंक्शन होते थे। 25 साल तक जवानी, 25 साल तक अपना आगे का, और उसका अधेड़, उसका बुढ़ापा। लेकिन अभी क्या होगा, वो फ्री रेडिकल का अटैक ज्यादा होने लगा। अभी क्या होगा, 60 और 80 का दरमियान हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अपने अंदर जो रीजनरेट होते हैं सेल, जैसे अभी मैडम बता रही थी आहूजा दीदी, तो वो क्या हो रहा है, 30 से 40 के बीच में ही हो पाता है। उससे 40 बार जनरेट नहीं होना कम हो जाता है। इसलिए ऑपरेशन कराने वाले दुखी हो जाते हैं। तो हमारा कहने मतलब उसको रीजनरेट होने लगे, सेल मरना कम हो जाए और सेल जीना ज्यादा हो जाए। तो वो कब होगा, या तो प्राणायाम के द्वारा, या खान पान के द्वारा,
या आचार विचार के द्वारा जो हमारा सात्विकता है, जो सनातन धर्म की जो बातें थी, वो चीज जब तक फॉलो नहीं करेंगे ना, रूट चक्र पे काम नहीं करेंगे, तो आपका जनरेट नहीं होगा। मतलब मुनाफा कम हो रहा है और घाटा ज्यादा हो रहा है, तो दुकान पे बस बैठेगी तो वो जनरेट कैसे हो? अपना जो सेल है उसकी बुनियाद, उसका जो टाइमिंग, उसकी स्ट्रॉन्ग पना, और वो ज्यादा पैदा करके मरे, कम पैदा करके मर जा रहे हैं। तो वो इसलिए आदमी को बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। जो 60 साल में जवान माना जाता था, अधेड़ माना जाता था, आज वो 40 में अधेड़ हो जा रहा है। और जो जवानी होती थी 18 से लेकर 50 तक, वो हो गई 18 से 40 तक। 40 के बाद बुढ़ापा झलकने लग जा रहा है। तो ये है तो पूरा सेल का खेल है। उस सेल को पावरफुल बनाना है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाना है, बस सर। उसको पावर करने के लिए एक तो मैं ये बात बताऊंगी, आप एक एक पॉइंट पे मैं थोड़ा ध्यान दो, मैं भूल जाती हूँ फिर ऐसे इतनी जल्दी में आप बोल रहे हो। मेरे को इस पे कई क्वेश्चन आ गए थे आंसर। देखो आज हमारा बचपन नहीं देखता, जवानी नहीं देखता, सीधे बुढ़ापे में जो आज माहौल है कदम रख रहा है, एक। और दूसरा बोला स्टेम सेल, मतलब ये कुछ उसके लिए कुछ होना चाहिए। मैं क्लियर आपके हिसाब से तो नहीं समझा पाऊंगी, उसके लिए मैंने जो लहसुन प्याज और शहद बताया था बहुत अच्छा काम करेगा। तभी मैंने परसों कल जाने बोला था पूनम बहन को कि आप ये पी के देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। जबकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ इतना, जो भी जितना भी कर रही हूँ कर ही रही हूँ मैं भी, है बाकी ये नहीं कर पाई हूँ। बाकी बहुत अच्छा है। जब मैंने ये चीज ली है, इसको कंटिन्यू रखोगे, जैसे 40 दिन ले लिया, फिर 2-5-10 दिन छुट्टी कर दी, फिर 40 दिन, देखो हमें शरीर को देना है। मेरा मेन बात यह है, हमें शरीर को खुराक देना है, न लीवर को दबाना है। दूसरी बात, हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है, एक समय था 10-20 फुट पे हमें पानी मिल जाता था, हम कुआं खोदते थे, बोर लगा, कुछ भी जो भी करते थे, 10-20-50 फुट पे हमें पानी मिल जाता था। आज कहीं 1000 फुट पे भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दोहन किया, पानी का इतना दोहन किया है कि हमें 1000 फुट पे भी नहीं मिल रहा है। और इनपुट हम ध्यान देते नहीं है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, पानी का कुछ तालाब पहले जैसे बनते थे, कुएं बनते थे, बहुत कुछ बावड़ियां बनती थी, आज वो तो जमाना ही चला गया, कोई नहीं बनवा रहा है। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग राजा महाराजा बना के गए, जो आज ये जो हाँ जी लहसुन प्याज और शहद वाला बता रहा है, ये बाद में बता रही हूँ, एक मिनट मेरी ये बात पूरी, और किस एक किस में मिनट काम मेरी आएगा? बात ये पूरी, ठीक है मेरी पूरी होने दो। है तो हमने बहुत दोहन किया, तो हमने अंदर धरती माँ को भी खोखला कर दिया है। आज पानी केवल 1% बचा है हमारे पीने लायक, उसको भी हम कपड़े धो के साबुन सरफ से, साबुन शैम्पू से नहा के, और कई तरह के गलत कॉस्मेटिक वगैरह वगैरह करके, बर्तन भी हम कई तरह के साबुन लिक्विड से हम साफ कर रहे हैं, हम उस पानी को भी दूषित कर रहे हैं। गलती यहाँ हमारी ही है। तो ऐसे ही हमने जरा सा सिर दर्द हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ है, गोलियां खाई, हमने भी अपनी इम्यूनिटी का, जीवनी शक्ति का दोहन किया। तो जो जीवनी शक्ति रूपी पानी हमें 100 साल में काम आता, उसको निचोड़ निचोड़ के ये आधुनिक इलाज चला रहा है। और हमें आज न बचपन देखने दे रहा है, आधुनिक इलाज प्लस आधुनिकता, न हमें बचपन देखने दे रहा है, न जवानी देखने दे रहा है, सीधा बुढ़ापे और बीमारियों में फंसा रहा है। धन्यवाद। अब ये मैं बताऊं, आप शहद को किसी 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी शहद लेना चाहो, लेके 2-3 चम्मच पानी में मिला के 10-5 मिनट रख दो, उसमें फिर एक नींबू निचोड़ो बड़ा सा है, और उसमें 2-4 कली लहसुन की कुचल के डाल दो, और आखिरी में ऊपर से आप प्याज का रस निकालो। ये ध्यान रखना, प्याज कब्ज करती है। कई जगह लोगों को मालूम होगा कि प्याज खाने का रस पीने से दस्त बंद हो जाते हैं, पिलाया जाता है, बच्चों को दस्त हो जाए या बड़ों को प्याज का रस पिलाया जाता है, उससे दस्त बंद हो जाते हैं, वो कब्जावर है। तो मेरे जहां भी इलाज बताऊंगी वहां प्याज काम नहीं करता, और प्याज काम करेगा तो केवल दस्त आपको कब्ज करने के लिए करेगा। और जो मैं बताऊंगी वो ये बताऊंगी, प्याज काटते टाइम जो धुआं निकलता है, जो काटेंगे हम हाथों से धीरे धीरे, जो हमें इतना रुला देता है कि कई बार तो हम ऐसे उलझ जाते हैं, 2
एक आध 2 मिनट तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही जूसर से जूस निकला वैसे ही उसी सेकंड आंखें बंद करके पीना है। प्याज अंदर काम नहीं करेगी, उसका धुआं अंदर काम करेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बता रही हूं, शहद पानी में पहले घोल लोगे तो बाद में आपको घोलने में वो टाइम वेस्ट नहीं होगा कि धुआं निकल जाए और वो काम ना करे। आप मेहनत भी करो, खर्चा भी करो, काम ना हो तो फिर वो बात नहीं बनती। और कोशिश करो, ये पी रहे हो, पंखा तो बिल्कुल नहीं होना, कूलर एसी तो मैंने मना कर ही दिया पहले, पंखा नहीं होना चाहिए उस टाइम। तो हमारा, मेरे पास कई बार मैं जो दवा पिलाती हूँ प्याज के रस में, कई बार आते हैं लोग 10-5 मिनट तो ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ कुछ तो लगते हैं मैडम क्या पिला दिया आपने, कि ऐसा लग रहा है पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब बहुत बेचैन हो जाता है, एक एक रोम में से चीखें निकलती हैं उस टाइम, ये हालत हो जाती है। और ये हाल है, बस 10-20 मिनट का वो दौर रहता है। फिर मैंने बताया, अभी भी कल भी बताया कि 3 घंटे में जो बच्ची बिल्कुल काली थी, जो बच्ची बिल्कुल बिना सहारे चढ़ उतर नहीं पाती थी, दिनचर्या में दिक्कत होती थी, वो अपने आप बाथरूम भी गई और सीढ़ियां भी उतर गई। आज भी मैंने ऑडियो भेजा है हरजिंदर को, आज भी बात हुई है उनसे, हैं, तो पिछला ऑडियो भी है उनका। तो ये मेरा इलाज अलग है, उसके पॉइंट समझने पड़ते हैं। कहीं गलती करोगे, प्याज निकाली, आपकी आंखें जल रही हैं, थोड़ी देर रेस्ट ले लोगे कि आंखें थोड़ी ठीक हो, फिर पीता हूं, वो काम नहीं करेगा। जैसे जैसे जूस निकाला है उसी सेकंड अंदर जाना चाहिए। अब बोलो। जी, मैं ये प्याज का जो रस आप बता रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब अपने को कूट के निकालना है या फिर ग्राइंडर में मिक्स करके जैसे, और नींबू का रस कितना होना मिक्सर से चाहिए? नहीं, जूसर से, ग्राइंडर भी नहीं, जूसर से निकालना है। आप कूट के निकालोगे फिर छानोगे, वो तो सारा धुआं निकल गया। अच्छा, कितने प्याज का होना चाहिए उसमें? 2 प्याज का ले सकते हो, आधा कप करीब, इसमें आधा कप ये ले लो, 2-3 कली वो कुचल लो, हैं, और थोड़ी 2-3 चम्मच शहद डाल लो, हैं, शहद, पानी और लहसुन, इनको पहले मिला लो, और नींबू नींबू भी का मिला रस, लो। एक नींबू का रस। हाँ, इसको पहले मिला लो अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हैं, फिर तुम इसमें प्याज का रस निकालो। आंखें जलती हैं उसको भूल जाओ, अगर आपको पूरा फायदा चाहिए, हैं, आंखें जलती हैं भूल जाओ, उसी सेकंड खाली करना है। और ऊपर से कोशिश करना कि कोई फल खा लो या फटे दूध का पानी पी लो। मैं फटे दूध का पानी पिलाती हूँ, या नींबू पानी अलग से बना के रखो, पियो। क्योंकि प्याज, जैसे हम कभी कभी मिर्च ज्यादा हो जाती है कहीं शादी पार्टी में या घर में ही कहीं हो जाता है, तो हमारा कैसे नाक से, कान से, आंखों से, मुंह से लार निकलती है, धुआं निकलता है, हो जाता है। दीदी इसका लाभ, ये जो आपका नुस्खा है, इसके क्या क्या लाभ है, किस किस को लाभ मैंने जो सवाल किया है बाद में को ना, मैंने जो सवाल किया है, ज्यादा मिर्च खाने पे आपकी हालत खराब होती है ना, ऐसे ही जब आप प्याज का रस पियोगे, धुआं अंदर जाएगा, तो वो नाक से, कान से उसका धुआं निकलेगा, धुआं निकल गया, फिर वही काम गड़बड़ हो गया। तो ऊपर से कुछ न कुछ नींबू पानी पहले बना के रखना, ऊपर से वो नींबू पानी पीना है, तो वो धुआं नीचे दब जाएगा और वर्क करेगा। अब बोलो आप क्या कह रहे हो? ये जो नुस्खा आपने बताया किस किस चीज में लाभ करेगा? अरे आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक करो, आप क्या जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। और बोलो। अच्छा जी, ठीक। मैम बोल रहे थे ये क्या किस किस रोग में काम करेगा, और दर्द में, और इसमें क्या डिप्रेशन वगैरह में भी काम करता है क्या? सब में काम करेगा, आप करके तो देखो बच्चों। अच्छा, ये क्या सुबह खाली पेट लेना है क्या? खाली पेट लो, चलेगा और अच्छा है। अच्छा, अब इसके ऊपर कोशिश करो 2 घंटे कुछ खाना पीना मत। 40 दिन लेने के बाद गैप देना है 5 दिन का, फिर 40 दिन लेना है, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ऐसा लाइफ टाइम तक ले सकता ना? लाइफ टाइम ले सकते हो, लाइफ टाइम। जीवनी शक्ति बढ़ेगा। अच्छा, जीवनी शक्ति में देखो बेटा, आज जो हमें खान पान मिल रहा है, आज रोग इतने क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने हमारी जीवनी शक्ति का दोहन किया गया, इन्होंने गलत खान पान देके जीवन शैली भी हमने बिगाड़ दी, हमने शारीरिक श्रम नहीं रखा, हम न टाइम से सोते हैं, न टाइम से उठते हैं, न टाइम से खाते हैं, न टाइम से पीते हैं, न ये सोचते हैं कि मैंने कई पढ़े लिखे बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा है, पैसे वालों को,
कि शादी है, चलो दिन में नहीं खाते, रात को ठूस के खा के आएंगे। अरे हाँ। भाई लंगर भगवान का लगाए अगर वहां पर, पेट तो आपका है, शरीर तो आपका है। हाँ, हाँ। अगर आपने भी सफेद अपने प्याज नहीं जीवन मिल में रहा तो देखा लाल होगा, ऐसे प्याज भी लोग यूज होते कर सकते हैं कि कहीं जाएंगे कि हमने अगर 1100 या 2100 जो भी वहां पर सगन दिया है उससे दोगुना खा के आए कि हम पूरा बिल चुका के आए। दीदी आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है। बोलिए। नहीं जी, डॉक्टर पूनम को। मैम जी हाँ जी। ये पूछ रहे थे कि जिसको सफेद प्याज नहीं मिला वो लाल प्याज भी यूज कर सकता ना? हाँ जी चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। ऐसे जी कोई मैम साइड इफेक्ट बोलिए। वगैरह तो नहीं है ना? पीने के बाद कुछ दिन हुआ कोई प्रॉब्लम हुआ? ऐसे शुरू में पीने से 2-3 घंटा प्रॉब्लम रहेगा, शरीर में थोड़ा गर्मी जैसा रहेगा, आप जैसे बता रहे थे कि लगता है 2-3 घंटा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा लगेगा। हाँ हाँ ऐसा कब किसी को तो ऐसा भी लग रहा था बड़ा कुछ उबल रहा है पेट में, हाँ हाँ तो थोड़ा जला। वो अपना असर करके गंदगी को निकाल जाएगा। हम्म। अब उनका वो पूनम बहन से सवाल पूछा है वो होने दो। अच्छा अच्छा ठीक। जी जी, सवाल नहीं है, आपसे कुछ आपके साथ शेयर करना है, आप बता दीजिए ये। जी जी बोलिए। आप शायद म्यूट हैं तेजस्विनी जी, दोबारा बोलिए। हेलो। जी नमस्ते दीदी, अभी आवाज आ रही नमस्ते है? जी। हाँ जी हाँ जी आ रही है। जी मेरी बहन थी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो फिर उसका बच्चा पूरा 9th मंथ का हो गया था और उसकी डिलीवरी से 8 से 10 दिन पहले वो पेट में ही चला गया, तो फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ जी। अभी उसकी शादी को 4 से 5 साल हो गए, वो दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो वो कैसे हो सकती है? उसका खाना पीना एकदम बराबर है, जैसे आप बताती है, फल खाए, समय पर खाना खाए, जो भी कुछ योगासन व्यायाम होते हैं वो भी वो करती है, तो फिर उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कैसे करें? जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के बाद उनको कब हुई है प्रेगनेंसी, कितने साल बाद हुई है? जी लगभग 8 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद हुई प्रेगनेंसी। जी जी। तो उनको पीरियड्स आए हैं बेबी होने के बाद, उनको पीरियड्स रेगुलर आए हैं? रेगुलर मतलब शायद 2 साल 1 से 2 साल तक उसके नहीं, शायद बेबी होने के बाद 40 दिन के बाद फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए, उसके बाद उसके जो है पहले से ही पीरियड्स 40 दिन में आते हैं, मतलब मंथली 28 दिन में नहीं आते। और उसके बाद शायद 1 साल बाद उसे प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन वो 1 महीना और 15 दिन के बाद घर पर ही वो जो है उसका मिसकैरेज हो गया, उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। वो शायद 2 साल के बाद हुई थी, वो जो बेबी था वो जाने के बाद। ये देखिए, उनकी जो गर्भाशय है ना, उनकी शुद्धिकरण करवानी होगा। जी जी। शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि उनका जो पहले बेबी हुआ है वो भी किस कारण डेथ हुई है अभी किसी को नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला, और डॉक्टर्स ने भी बताया कि क्या जी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर क्या ने नहीं कुछ थी। नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि गले में नाल अटक गई थी और पेट में ही चला गया, ऐसे कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो दो नाड़ुए वाले भी केस मैंने किए हैं, दो दो नाड़ुए लिपटे होते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी मैंने की है, तो ऐसा फिर नहीं उसका क्या होता। कारण हो सकता है? अभी इसका कारण तो देखिए मैं भी नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों हुआ है, या तो उसको कई बार हमारे अंदर ना टॉक्सो बनने लग जाता है। ठीक है, जो टेस्ट होता है, एक टॉर्च टेस्ट होता है, वो करवाना पड़ता है, तो उसमें पता चलता है कि कौन कई सा बार टेस्ट होता है? टॉर्च जी जी। टॉर्च टेस्ट होता है, तो उसके जरिए पता चलता है कि जो माँ का ब्लड का टेस्ट होता है, वो उसमें पता चल जाएगा कि उसको टॉर्च तो नहीं थी, टॉक्सो इन्फेक्शन होती है, वो खून में ना जहर बनने लग जाता है। तो वो जो खून में जहर बनेगा माँ के, तो वो खून बेबी को मिलेगा, तो उससे बेबी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और उसको जहर वाला खून मिलने से बेबी या तो मर जाएगा, या फिर उसको थोड़े दिन में प्रेगनेंसी होकर के वो फिर ऐसा ही हो जाएगा, और या वो फिर किस कारण होता प्रेगनेंसी है? नहीं होगी। वो तभी तो बोला कि वो इन ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती है शरीर में, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जैसे कि अल्कलाइन होना शरीर का बहुत जरूरी है,
तो वो बहुत से कारण ऐसे हो जाते हैं कि यूट्रस में बहुत डिस्टरबेंस आ जाती है कि जिसके कारण कि पता ही नहीं होता कि कब क्या होने लग जाए। तो उसके लिए जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं वो पहले हम यूट्रस की शुद्धिकरण करते हैं। एक तो टेस्ट करवाते हैं, उसकी टॉक्सो दूर करते हैं और फिर उसके बाद शुद्धिकरण होता है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि अब आप चांस लो, फिर उसका बेबी बिल्कुल ठीक होता है। अभी तक के मेरे 25-26 साल के सफर में मैंने ऐसे ही किया तो बेबी बिल्कुल ठीक ठाक हुआ। जी, कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे आप? टॉर्च। जी जी। टॉर्च टॉर्च होता है, जैसे हमारे मोबाइल में टॉर्च होती है, वो वाला हाँ। टेस्ट होता है टॉर्च। जी जी। तो और उससे पता चल जाता है। ठीक है, सिर्फ माँ का ही टेस्ट करवाना है? जी जी, माँ का भी करवा लो, और हो सके तो अपने जो उनके हस्बैंड है एक टेस्ट उनका भी करवा लो। कई बार सीमन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी कोई बार, क्योंकि पहले तो चलो बेबी ठीक ठाक हुआ है लेकिन बाद में उसकी डेथ हुई है, वो कहाँ हम कारण दूसरा बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रेगनेंसी हुई है वो खराब हो गई है, तो उसका एक बार हस्बैंड का टेस्ट करवा लें तो पता लग जाएगा। यूट्रस का शुद्धिकरण होने के बाद क्या हो सकता है? ऐसा शायद उसने किया था, वो जो आपने कहा था ना, उसका जो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद में वो हॉस्पिटल जाकर शायद वो किया था उसने शुद्धिकरण। देखिए अब मुझे नहीं पता कि उनका शुद्धिकरण कैसे किया था, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो ये उन्होंने वैसा किया था या हॉस्पिटल कैसा किया था। कौन सा था ये हॉस्पिटल? जी, आप ये कैसे करवाते हैं? अंग्रेजी हॉस्पिटल था क्या वो? जी जी, एलोपैथी का ही था। तो उसमें शुद्धिकरण नहीं, उसमें तो सफाई होती है जी। हाँ जी, सफाई जी। तो हाँ सफाई नहीं, वो शुद्धिकरण। होती है। और शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, क्या आप बता सकती हैं? हाँ जी, वो हमारे पास एक नीमा कैन होती है, डूज जिसको हम डूज बोलते हैं, वो शायद प्रैक्टिकली ही समझ आएगा आपको। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि शुद्धिकरण कैसा होता है, वो आपको प्रैक्टिकली, सभी को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी तो जी ही जी। समझ आएगा। हाँ, वो एक डूज कैन होता है, उसमें हम पानी डालते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे कि मैं अपा मार्ग यूज करती हूँ, हाँ चिरचिरा जो पुटकंडा होता है, मैं वो यूज करती होती हूँ। उसको बॉईल करके उसका पानी जो गर्म होता है, मीन्स के ऐसा कि हो कि जिससे कि सहन हो जाए लेडी को, वो जी। पानी डाल के फिर उससे शुद्धिकरण करती हूँ। हम्म। वो इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि उससे यूट्रस की बहुत अच्छी शुद्धिकरण होती है। इवन के कोई यूट्रस में जख्म है, इंफेक्शन है, कुछ भी है, 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वो क्या एक ही दिन में हो जाता है या फिर दो नहीं, दिन कराना पड़ता है? 3 दिन, मैं 3 दिन करती हूँ, 3 दिन में पूरा रिजल्ट मिल जाता है। वैसे तो उनको मीन्स के 100 में से 25% तो पहले दिन ही मिल जाता है, फिर उसके बाद आगे उसको मिल जाता है, और तीसरे दिन तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी, आप जैसे करते हैं शुद्धिकरण, क्या कोई दूसरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ऐसे किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पता करना पड़ेगा आपको कि वहां पे करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैं तो करती हूँ, आगे कौन करता होगा वहां पे मुझे नहीं इसके बारे में पता। जी, कोई बात नहीं। आप कौन सी स्टेट से हो दीदी? जी, हम पुणे से है, और मेरी बहन जो है यहाँ पर नहीं, वो शायद वो बुल्ढाना वहाँ रहती है। ओके ओके, पुणे। जी, थैंक यू दीदी, बाद में आप बता दीजिएगा। जी जी। ठीक है, बहुत आज तो 35 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो आज जी हाँ जी, क्लोज करना 6:30 होगी। पड़ेगा। मैंने सबको म्यूट कर दिया था तेजस्विनी जी के बाद, तो माफी चाहूंगा, म्यूट करना पड़ा सबको। तो आप लोग कल मिलिए, और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। अगर फिर भी किसी का सवाल रहता तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे बाकी की क्लासेस। और जी बाकी कल या परसों में रिकॉर्डिंग आप सबको देने की पूरी कोशिश रहेगी। और उसके अलावा ठीक है, डन है। जसप्रीत जी आप कर सकते हो। जी ठीक है, हरजिंदर भाई जी और पूर्ण दीदी धन्यवाद, और सभी साथियों का इतने ध्यान पूर्वक सुना और अपने अपने इतने कीमती विचार और अनुभव साझे किए, सभी का बहुत बहुत आभार जी। और फिर ऐसे बीच बीच में हम लोग, जैसे पढ़ाई कल हमारा होगा कि शिशु गर्भ के अंदर विकास कैसे करता है, वो क्लास होगी। और फिर उसके बाद बीच बीच में हम लोग ये ऐसे चर्चाएं करते रहेंगे, ताकि कुछ ऐसी छिपी हुई जानकारियां जो किताबों में नहीं है वो सामने आ सके। और इसमें
किसी दिन फिर हमारी चर्चा चलेगी, तो उस दिन हम आपको गर्भ संस्कार के ऊपर जो छोटी छोटी किताबें पब्लिश हुई हैं, वो ज्यादा मतलब लोगों की निगाह में नहीं है, ऐसी किताबें 7, 8, 9 किताबें हैं तकरीबन, उनके बारे में भी बताया जाएगा, और उनमें कुछ मोटी मोटी बातें क्या दी गई हैं उनके बारे में भी हम तब तक चर्चा करेंगे। और फिर कल मिलते हैं 4:45 बजे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम जी। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत। वंदे मातरम।